हेलो गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में बेसिकली हम गाइस जेई एडवांस्ड PYQ फ्रॉम 2000 टू 2024 ही डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैं एटम्स एंड एक्स रेज लिया हूँ, तो ये एक्चुअली पूरा मॉडर्न फिजिक्स का ही सीरीज़ था गाइस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं एक तो बेसिकली मैं क्वेश्चन लिया था इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, और उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे PYQs डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं एटम्स एंड एक्स रेज वाले PYQs लिया हूँ। तो मॉडर्न फिजिक्स को मैंने इस हिसाब से डिवाइड करते हुए लेकर चल रहा हूँ गाइस। तो चलो अभी देखते हैं कितने सारे सवाल आए हुए हैं एटम्स एंड एक्स रेज से। तो ये सबसे पहला सवाल है तो 2024 में आया हुआ गाइस। दो सवाल आए थे 2024 में। दिस इज द फर्स्ट वन। ये क्या बोल रहा है कि अ मेटल टारगेट विथ एटॉमिक नंबर Z इज टू 46 है, इज bombarded with a high energy electron beam. The emission of X-rays from the target is analyzed. Okay. The ratio R of the wavelengths of K alpha line and the cutoff. Okay, cutoff wavelength. या इसको आप लैम्डा मेन ऐसे करके लिख सकते हो। सो ये जो है 2 है। इफ द सेम इलेक्ट्रॉन बीम जब बोम्बार्ड किया जाएगा अनदर मेटल टारगेट मेटल से जिसकी एटॉमिक नंबर 41 है, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स सेम, तो आर बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे हमें देखो सवाल पहले समझने की ज़रूरत है। एक मेटल टारगेट है, एक्सरे का प्रोसेस आपको पता ही है, एक्सरे कैसे हम एमिट करवाते हैं एक मेटल टारगेट से। वो बेसिकली फोटोन ही होता है जिसको हम एक्सरेज बोलते हैं। तो मेटल टारगेट है जिसके एटॉमिक नंबर फर्स्ट केस में 46 है, उसको एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से बोम्बार्ड किया गया, तब एक्सरे एमिट हुआ और उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो उस केस में जो एक्सरे एमिट हुआ Z=46 वाले केस में, वहाँ पे रेशियो बताई गई है के अल्फा और कट ऑफ वेवलेंथ की जो 2 है। सेम केस हमें बताया जा रहा है जहाँ पे बेसिकली हम मेटल टारगेट को चेंज कर दिए फ्रॉम एटॉमिक नंबर 46 टू एटॉमिक नंबर 41। उस केस में ये रेशियो क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है गाइस। के अल्फा बेसिकली अगर वेवलेंथ आप देखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/λ हमें पता है। के अल्फा मीन्स L/K, या तो ये होगा RH/C इंटू Z-1। के सेल के केस में जो B होता है दैट इज़ 1 होता है, तो Z-1 स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। क्योंकि के अल्फा का मतलब क्या है कि n=2 से n=1 पे आ रहे हैं, तो दैट्स वाई ये ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे RH/C है अपने पास इंटू Z को मैं अभी वेरिएबल ही रखता हूँ बिकॉज यहाँ पे Z ही जो है वेरी हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये कितना होगा, दिस इज 3/4। तो यहाँ से आप लेमडा देखोगे गाइस तो क्या होगा, 4/3 इंटू RH/C इंटू Z-1 स्क्वायर। ऐसा हमारे पास है दिस अपॉन लैम्डा मिन, तो या कट ऑफ वेवलेंथ। तो कट ऑफ वेवलेंथ आप देखोगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, HC/E इंटू V। दिस इज़ द पोटेंशियल जिसके अक्रॉस बेसिकली हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये बेसिकली दोनों ही केस में सेम है। तो जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो दोनों ही केस में सेम होगा, तो आप इसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। तो जब आप R निकालोगे तो यहाँ पे तो आपको ये ऐसे रखना पड़ेगा, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे ये। तो देखो मैं मैथमेटिक्स अभी यूज़ करूँगा। फर्स्ट केस में R2 है हमारे पास, तो उसको मैं नीचे लिखूँगा और ये R हमें निकालना है। तो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, के अल्फा ऑफ दिस केस, जहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में Z-1 है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/Z-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे Z कितना होगा अपने पास, सेकंड केस में कितना दिया, 41। तो इसको आप 41 लिखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा जो अपना कट ऑफ वेवलेंथ है। लैम्डा के अल्फा में भी ये सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही रहेगा। और इनटू अभी ऊपर आएगा Z-1 स्क्वायर, और यहाँ पे Z कितना होगा, दैट इज़ 46 होगा, और नीचे हमारे पास R है। तो बस यही सवाल था, आपको बस मैथमेटिकली देखना था। सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, वो आप जब डिवाइड करोगे रेशियो लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो R होगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू दिस इज 46 माइनस ऑफ 1 दैट इज 45 स्क्वायर अपॉन 41 माइनस ऑफ 1 दैट इज 40 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.43 गाइस, ये अपने पास R हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, ए ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस हम। ये क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल फोर्स दी गई है Fr इज इक्वल टू माइनस ऑफ KR, और हमारे पास VR दिया गया है, दिस इज इक्वल टू
के आर स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे के एक पॉजिटिव फोर्स कांस्टेंट है, आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। उसके बाद बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द बोर्स क्वांटाइजेशन रूल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एल इज इक्वल टू एन एच बार, जहाँ पे एच अपॉन 2 पाई एच बार, तो एन एच बाई 2 पाई हम लिख सकते हैं, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इफ वी एंड ई आर द स्पीड एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, वी और ई ये स्पीड है, ये टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज आर करेक्ट इन 4 ऑप्शन में। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से। हमारे पास फोर्स दी गई है माइनस ऑफ के आर, यहाँ हम इसको मॉड ऑफ एफ आर जो है उसको लिख सकते हैं के आर। मैं मॉड क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के आर। तो यहाँ से आप देखोगे तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर अपने पास हो गया है। दूसरा हमें पता है L इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई है अपने पास, दिस इज ऑल्सो गिवन। अगर मैं ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर वी स्क्वायर ई ऐसा है, L भी है हमारे पास, L भी है अपने पास। तो क्या मैं L को यहाँ से कुछ रिलेट कर सकता हूँ? देखो L अपॉन एम आर स्क्वायर बोल रहा है, इसको एन एच बार ही लिखते हैं, दिस इज एन एच बार, बिकॉज ऑप्शन में देख रहा हूँ हमेशा वैसे ही उसी रूप में दिया गया है। और इस एन एच बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एम वी आर, राइट। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपने पास हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन है। अभी इसको और इसको देखो, लेट मी डिवाइड दीज टू, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर। तो ये एम एक कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एम के आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन एम के अपने पास हो जाएगा। आर स्क्वायर अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे अंडर रूट होगा, तो ये एन एच बार हो जाएगा इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम के हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो अभी यहाँ पे देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बार 1 अपॉन अंडर रूट एम के, या तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है, मतलब ए इज़ दी ऑप्शन, ए अपने पास आ गया। अभी दूसरा देखते हैं गाइस, जो सेकंड है वो हमें वी स्क्वायर बोल रहा है निकालने के लिए। तो वी स्क्वायर अभी कैसे निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, एन एच बार अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम क्यूब। तो हमारे पास फर्स्ट से क्या आया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बार इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एम के, राइट, ये अपना फर्स्ट से आया है। तो अभी इसको अगर मैं ये वाले एक्सप्रेशन में रखूँ, इस वाले एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर मीन्स एन एच बार अंडर रूट ऑफ दिस, ऐसा हुआ। तो ये क्या हो गया अपने पास, देखो एन एच बार अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम है, और अगेन यहाँ पे एम आ गया, दिस इज़ वी स्क्वायर, ऐसा कुछ है अपने पास। तो यहाँ पे क्या है, एम क्यूब है, तो क्या मैं एम क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ, या स्क्वायर और एक क्यूब, यस, दिस इज़ एन एच बार इंटू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम क्यूब लिख सकता हूँ, दिस इज़ बेसिकली द ऑप्शन, राइट, या सो बी इज़ ऑल्सो द ऑप्शन। सो बी भी हो गया हमारे पास, ए भी हो गया। सी देखो क्या है, एल अपॉन एम आर स्क्वायर, इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ, एल अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हमें कहीं यहाँ से रिलेशन निकालनी पड़ेगी उसकी कहीं ना कहीं। अगर मैं रिवर्स में चलूँ, यहाँ पे एल को लिख देता हूँ एम वी आर अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, ऐसे लिखता हूँ मैं। तो एम कैंसिल आउट हो गया, दिस, तो v बाई आर यहाँ पे आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। क्या ये अपने पास है, क्या हमें v बाई आर निकालना है, दिस इज़ वी स्क्वायर और आर स्क्वायर अपने पास है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो एन एच बार, ये तो कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम क्यूब इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम के होगा, तो ये एम के ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा अपने पास। सो एक एम ये कट जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के अपॉन एम हो जाएगा, बिकॉज के स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। सो या दिस इज ऑल्सो द ऑप्शन गाइज, वी अपॉन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो सी भी अपने पास ऑप्शन है। अभी डी देखते हैं, डी क्या बोल रहा है, ई इज इक्वल टू एन एच बार अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, और ई मीन्स वॉट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी गाइज। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे
E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ k इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलरेडी गिवन. देखो k आर स्क्वायर अपॉन 2 है, दैट इज हाफ k आर स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ से हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर ऑलरेडी अपने पास है. कितना है? NH बार अंडर रूट ऑफ k अपॉन एम क्यूब. NH बार इंटू अंडर रूट ऑफ k अपॉन एम क्यूब है, प्लस हाफ इंटू k इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर भी ऑलरेडी अपने पास है, दैट इज NH बार इंटू अंडर रूट ऑफ NH बार इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एम के. राइट, ये अपने पास है. यस, सो यहाँ से आप अगर दोनों को ऐड करोगे, और ऑप्शन में क्या है? NH बार अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ k अपॉन एम है. तो देखते हैं बेसिकली क्या आता है अपने पास. दिस इज, सबसे पहले कॉमन ले लो, NH बार अपॉन 2 कॉमन आ गया, एंड दिस इज ये m स्क्वायर अंदर जाएगा तो k m स्क्वायर अपॉन एम क्यूब, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर अंदर जाएगा अपॉन एम के, ऐसा होगा. तो ये ऐसा हो गया, एंड दिस ऐसा हो गया, ऐसा कुछ. तो ये क्या हो गया? NH बार अपॉन 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ k अपॉन एम हो गया. सो NH बार इंटू अंडर रूट ऑफ k अपॉन एम होगा, बट ऐसा नहीं है, अपॉन 2 भी है, तो मतलब ये आंसर नहीं है. D इज़ नॉट द आंसर. सो A B C ऑप्शन करेक्ट है गाइज, बट D ऑप्शन इनकरेक्ट है. तो ये भी एक मतलब मैं बोलूँगा नहीं कि ये बहुत टफ सवाल था, बट टाइम टेकिंग सवाल था. अगर आप थोड़ा भी भटके बीच में किसी भी रिलेशन को लेकर, या क्लैरिटी नहीं आई, कई बार होता है कि आप बहुत जल्दबाजी में रहते हो एग्ज़ाम देते वक्त, तो क्लैरिटी नहीं होता है, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं, या टाइम ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, तो आप फ्रस्ट्रेशन में आके इसको छोड़ दोगे, अब बहुत टाइम आपका ले लेगा. ऐसा सवाल था ये गाइस. तो अभी आगे बढ़ते हैं. केयरफुली करना है इस टाइप के सवाल को. अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, आगे चले जाना. इसको लास्ट में अगर कहीं टाइम हो तो वहाँ पर आप अटैम्प्ट करना. अभी आगे देखते हैं गाइस. थर्ड सवाल है जो कि 2023 में आया था. ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसकी एटॉमिक नंबर Z है. Photons emitted in the electronic transitions from level n is equal to 4 to n is equal to 3 in these atoms are used to perform photoelectric effect experiment on a target metal. The kinetic energy of the photoelectrons generated is 1.95 electron volt. सबसे पहले एक एक करके हम चलते हैं. देखो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है n is equal to 4 to n is equal to 3 पे, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एनर्जी कितनी आएगी अपने पास. तो एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर दैट इज़ 16. ऐसा कुछ हमारे पास एनर्जी होगा. सो ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर है, इंटू दिस इज़ 144 एंड दिस इज़ 7, राइट. कि यहाँ पे आपको इतना आ गया. दिस इज़ बेसिकली दी एनर्जी. अभी ये एनर्जी जो है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ टारगेट मेटल, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज़ 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो आपके पास E है दैट इज़ इक्वल टू कुछ वर्क फंक्शन होगा. उसके लिए भी देखो आगे गिवन द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द टारगेट मेटल इज़ 310 दिया, तो 1240 अपॉन 310 दिस इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर्स गिवन होगा, तो दैट इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास वो एनर्जी आ जाएगी. तो यहाँ पे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, प्लस अपने पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इतना यहाँ से आपको बस अभी Z निकल गया. देखो ज़्यादा कुछ है नहीं करने को. 1240 अपॉन 310 ये कितना है आपके पास? दिस इज़ बेसिकली 4 एंड दिस इज़ बेसिकली 1.95, तो ये टोटल 5.95 हो जाएगा अपने पास. और ये यहाँ से निकल गया. अभी दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो. 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 144 दैट इज़ इक्वल टू 5.95. वेरी सिंपल. यहाँ से आप z निकाल लोगे दैट विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर बेसिकली 9 है, तो z इज इक्वल टू 3 है. दैट इज़ बेसिकली द आंसर गाइस. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ मूविंग अहेड. ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ पूछा हुआ है. तो सबसे पहला ए क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ lambda max to the shortest wavelength lambda min is equal to 9/5. कौन सी सीरीज़ में? वेल बाल्मर सीरीज़ की यहाँ पे बात हो रही है गाइज. तो बाल्मर सीरीज़ मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ लैंड करना होगा? लाइमन देन बाल्मर. सो n इज इक्वल टू 2 पे. तो
n इज इक्वल टू 2 पे कहाँ से लैंड कर सकता है? वेल n इज इक्वल टू 3 से लेकर डॉट 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 इन्फिनिटी तक लैंड कर सकता है। तो वहाँ पे अगर लैम्डा की इक्वेशन आप देखोगे दैट इज इक्वल टू व्हाट, रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू एच सी भी होता है बेसिकली यहाँ पे, आर एच सी इंटू जेड स्क्वायर इंटू मतलब सम कांस्टेंट लगा लो, दिस इज सम कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/2 टाइम्स 2 दैट इज 4 माइनस समथिंग। तो ये जब यहाँ पे 1 समथिंग होगा यहाँ पे n स्क्वायर, तो ये जब सबसे ज़्यादा होगा तो ये वाला पार्ट सबसे कम होगा, सबसे कम होगा तो ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा तो लैम्डा मिन हो जाएगा। तो लैम्डा मिन के लिए क्या होना पड़ेगा? इसको सबसे ज़्यादा होना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा n कितना हो सकता है? वेल टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हो सकता है। तो उस केस में 1 लैम्डा मिन जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम कांस्टेंट k इंटू जेड स्क्वायर बाई 4 दैट इज बेसिकली लैम्डा मिन। लैम्डा मैक्स कितना होगा? वेल लैम्डा मैक्स तब होगा जब ये बड़ा होगा। ये सबसे बड़ा कब होगा? जब n सबसे छोटा होगा। n सबसे छोटा कितना हो सकता है? वेल n इज इक्वल टू 3 हो सकता है। तो n इज इक्वल टू 3 जब वहाँ पे आप रखोगे, देखो 1 लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू सम k कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/3 टाइम्स 3 इज 9, ये हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू k इंटू जेड स्क्वायर इंटू दिस इज 36, दिस इज 5। सो दिस इज 1 लैम्डा मैक्स। हमें निकालना क्या है? वी जस्ट वॉन्ट टू फाइंड लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिन। सो दिस डिवाइडेड बाई दैट वो कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब k जेड स्क्वायर बाई 4 इंटू 36/5 इंटू k जेड स्क्वायर। इसको आप देखोगे दिस इज 4 9 जा 36 दैट इज इक्वल टू 9/5। 9/5 बेसिकली आएगा गाइज हमारे पास, एंड या दिस इज 9/5। सो a इज बेसिकली द आंसर। सेकंड क्या बोल रहा है कि देर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बाल्मर एंड पास्चन सीरीज। ये तो गाइज सबसे गलत है। हम जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी सीरीज़ है, जैसे लाइमन है, बाल्मर है, पास्चन है, कोई भी सीरीज़ है, तो वो एक दूसरे के वेवलेंथ वहाँ पे ओवरलैप नहीं होते हैं, डिस्क्रीट वेवलेंथ्स होते हैं और ओवरलैप नहीं होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है एज पर द थियरी जो हमने पढ़ा है। मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो आप, बट इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डायरेक्टली कट हो जाता है और ये ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट हो जाता है, डी, दैट इज द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज आर गिवन बाय 1 + 1/m स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट। वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज बोल रहा है। लाइमन सीरीज मतलब क्या होता है? जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पे लैंड होगा, उस केस की बात बोल रहे हैं। तो 1/λ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट होगा k इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ 1/m स्क्वायर मान लो, बिकॉज m के टर्म्स में आंसर हमें गिवन किया है, तो दैट इज दिस। और जहाँ पे बोल रहा है लैम्डा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लैम्डा नॉट इज बेसिकली व्हाट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब अगेन क्या कि जो ये होगा वो मैक्सिमम होगा, m जो होगा मैक्सिमम होगा, दैट इज इन्फिनिटी होगा। तो 1/λ नॉट इज इक्वल टू k इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो जो लैम्डा नॉट होगा दैट इज इक्वल टू 1/k जेड स्क्वायर होगा, ये हमारे पास लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू k जेड स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 1/λ नॉट इंटू 1 माइनस 1/m स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से जो लैम्डा आएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन 1 माइनस ऑफ 1/m स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। देखो लैम्डा को मैंने इधर भेजा, लैम्डा नॉट ऊपर गया, इसको नीचे भेजा, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एंड दिस। तो ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका ये आएगा, बट ऑप्शन में कुछ अलग ही चीज़ गिवन है, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सो ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन गाइस। नाउ मूविंग अहेड, ये देखो 5th नंबर क्वेश्चन जो कि 2021 में आया है। ये क्या बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल ऑफ मास, अल्फा पार्टिकल हमारे पास है जिसकी जो मास है वो दी गई है 4 AMU और सिंगली चार्ज सल्फर आयन है। कोई सल्फर आयन है हमारे पास सिंगली चार्ज, जिसकी जो मास है दैट इज 34 AMU गिवन है। आर इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में, देन दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल V and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities of the particle. Okay, यहाँ पे magnetic field की बात आ रही है। Within this region, the alpha particle and sulfur ion move in circular orbits of radii r alpha and rs respectively. The ratio rs upon r alpha is. तो guys देखो,
यहाँ पे बात यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की है और कुछ सर्कल में घूमने वाली बात है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी चार्ज को रखते हो तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट लेता है और उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस जो है वो हमारे पास कितनी निकल कर आती है, दैट इज़ mv/qb। ये आपको पता होना चाहिए, हम मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब आप चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो वो एक सर्कल में घूमता है और उस सर्कल का रेडियस बेसिकली mv/qb है। इसको आप वापस से एक बार रिवाइज कर लेना, दिस इज़ नॉट सो टफ, बहुत ही आसान है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ गाइस। तो अब ये mv है, दैट इज़ अपने पास ये क्या है, मोमेंटम है। हमें मोमेंटम ऑलरेडी पता है, p² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपने पास होता है। तो यहाँ से जो p है दैट इज इक्वल टू √2mk होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ √2mk/qb दैट इज इक्वल टू अपने पास जो रेडियस है वो। तो एक बार अल्फ़ा के लिए लिखूँगा, एक बार सल्फ़र के लिए लिखूँगा। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज़ RS/R फाइंड करना है, राइट। तो एक बार S के लिए लिखूँगा तो √2 इंटू एस, मतलब सल्फर का कितना है हमारे पास मास, दैट इज 32 mu, 32 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है, दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल v, दोनों को सेम ही पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है। तो k आप क्या होता है बेसिकली E इंटू वी होता है, दैट इज चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। तो चार्ज कितना है सल्फर के पास, सिंगली चार्ज है, मतलब E है अपने पास इंटू वी अपॉन अगेन E इंटू बी। और अल्फ़ा के पास कितना है, वेल अल्फ़ा के पास 2E होता है, अल्फ़ा पार्टिकल के पास 2 चार्ज होता है, मतलब 2 इंटू ई चार्ज होता है, 2+, तो दैट इज़ 2EB अपॉन √2 इंटू इसका मास कितना है 4mu इंटू 2E इंटू वी, ये अपने पास होगा। तो यहाँ से देखो EB कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया अपने पास, EV कैंसिल आउट हो गया। अभी बचा क्या है, दैट इज़ इक्वल टू √32 ऊपर बचा है, नीचे √4 × 2 दैट इज़ 8 बचा है, इंटू 2 अपने पास ऊपर बचा है। तो यहाँ पे देखोगे तो 8 × 4 इज़ 32, √4 इज़ 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 4 इज़ बेसिकली द आंसर गाइज। बहुत ही आसान सा सवाल था, जस्ट एक फार्मूला पुट करना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में गाइज। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2020 में आया था गाइज। ये देखो क्या बोल रहा है कि इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ फिलामेंट दैट इज कैथोड कैरिंग करंट I हिट अ टारगेट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द कैथोड। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास कैथोड है और कहीं हमारे पास ऐसे एनोड है। तो कैथोड से एनोड बेसिकली टारगेट हिट किया जा रहा है जिसका डिस्टेंस d है, ऐसे कुछ गिवन किया है हमें, और करंट I कैरी करे, जो फिलामेंट है उसमें करंट I है अपने पास। उसके बाद कह रहा है कि द टारगेट इज केप्ट एट अ पोटेंशियल V हायर देन द कैथोड। जो ये अपने पास टारगेट है एनोड, उसकी पोटेंशियल V जो है हायर है कैथोड से, तभी बेसिकली इलेक्ट्रॉन वहाँ से वहाँ मूव करेगा। उसके बाद कह रहा है दैट इज बेसिकली रिजल्टिंग इन द एमिशन ऑफ कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। उसके कारण ही कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बेसिकली एमिशन हो रही है उनकी। आपको कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में पता होना चाहिए। कंटिन्यूस जो एक्सरे होता है वो बेसिकली वोल्टेज पे डिपेंड होता है कि कितने पोटेंशियल से बेसिकली हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं, बट जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होता है वो सिर्फ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होता है, टारगेट मेटल का, उनको पोटेंशियल से कुछ लेना नहीं होता है। दिस यू शुड ऑलरेडी नो। उसके बाद कह रहा है कि द फिलामेंट करंट I डिक्रीज टू I/2, इस I को देखो, I को आप I/2 कर दे रहे हो, कम कर दे रहे हो, और पोटेंशियल डिफरेंस V को 2V कर दे रहे हो, और सेपरेशन डिस्टेंस D को D/2 इसको भी कम कर दे रहे हो। तो पूछ रहा है सबसे पहले A क्या बोल रहा है कि द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ। कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है। कंटिन्यूस एक्सरेज के लिए हम बेसिकली कट ऑफ वेवलेंथ देखते हैं। तो कट ऑफ वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ नीडेड टू बेसिकली एक्सरे जो हमें देगा, जो फोटॉन्स देगा, जो एक्सरे होता है उसके लिए जो मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, दैट इज बेसिकली द कट ऑफ वेवलेंथ। तो वो किस पे डिपेंड करता है, देखो लैम्डा मीन या कट ऑफ बोल लो, दैट इज इक्वल टू hc/EV होता है, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल जब डबल हो जा रहा है, नीचे जब डबल हो जाएगा तो जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो हाफ हो जाएगा। तो या दिस इज करेक्ट, कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, बट एंड द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विल रिमेन द सेम, ऑब्वियसली, बिकॉज हम टारगेट मेटल के Z को नहीं छेड़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर को नहीं छेड़ रहे हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विल रिमेन द सेम। गलत, कट ऑफ वेवलेंथ तो सेम होगा ही नहीं, बिकॉज आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दे रहे हो। थर्ड क्या बोल रहे हैं,
The cutoff wavelength will reduce to half, yes, and the intensity of all the X-rays will decrease. Intensity के बारे में बात हो रही है. Intensity का कहीं ना कहीं चार्जेस से लेना होता है कि चार्जेस का नंबर कितना है. तो जब करंट को आप कम कर दे रहे हो, वी ऑलरेडी नो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो जब आप करंट को हाफ कर दे रहे हो तो ऑब्वियसली चार्ज जो है वो हाफ हो जाएगा. तो चार्ज हाफ हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगा. तो दैट्स वाई करंट को आप हाफ कर दे रहे हो, मतलब चार्ज कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जा रहा है. चार्ज रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या कि इंटेंसिटी भी रिडक्शन हो रहा है. तो दैट्स वाई इंटेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. तो इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज विल डिक्रीज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. ये क्या बोल रहा है, कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 times लार्जर. दिस इज रॉन्ग. कट ऑफ वेवलेंथ तो हाफ ही हो रहा है. तो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन गाइस. सही सा सवाल था, ईजी बोलूँगा मैं. अभी आगे बढ़ते हैं. ये क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन जो कि 2020 में आया था. ये क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in circular orbits with potential energy Vr is equal to F into R. This is basically the potential energy, where F is a positive constant and R is its distance from the origin. Its energies are calculated using the Bohr model. If radius of the particle's orbit is denoted by R and its speed and energy are denoted by V and E respectively, then for the nth orbit हमें कुछ चीज़ें दी गई, रिलेशन दी गई है रेडियस की, वेलोसिटी की, एनर्जी की, वो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है. सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी अपने पास है गाइस. तो वी ऑलरेडी नो दैट इज एफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर. यू इज़ बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ से आपके पास वी है, तो माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ. राइट, ये अपने पास माइनस ऑफ एफ निकल कर आता है. दैट इज़ बेसिकली द फोर्स. तो फोर्स अपने पास कितना है, माइनस ऑफ एफ है. अगर इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो फोर्स इज बेसिकली एफ. अब इस फोर्स से आप क्या कर सकते हो, दिस फोर्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. यही बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं mv² अपॉन आर. ये हमें पता है. एंड वी ऑलरेडी नो फ्रॉम क्वांटाइजेशन रूल एंगुलर मोमेंटम कि mvr जो है दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2π होता है. ये हमें ऑलरेडी पता है. तो अब इन दोनों के बिना पे देखते हैं हम आगे कैसे बढ़ते हैं और इन सब एक्सप्रेशंस को कैसे लेकर आ सकते हैं. ये जो है, लेट मी स्क्वायर दिस. इसको स्क्वायर करेंगे तो m² v² r² इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4πr² अपने पास होगा. तो अभी दिस डिवाइड बाई दैट कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं. तो कितना होगा अपने पास, m² v² r² अपॉन mv² इंटू आर ऊपर जाएगा अपने पास. दैट इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4πr² इंटू एफ. ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास. तो m कैंसिल आउट हो गया, v² कैंसिल आउट हो गया. यहाँ से अपने पास क्या हुआ, r³ जो है दैट इज इक्वल टू n² h² अपॉन यहाँ पे एक m भी आएगा अपने पास, तो 4π² mf. ऐसा कुछ होगा. तो यहाँ से जो r होगा अपने पास, दिस इज बेसिकली कैपिटल R, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3 हो जाएगा गाइस, नॉट 1/3 बिकॉज n स्क्वायर है. सो r इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3. एक अपने पास ये मिल गया. तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है, a इज़ बेसिकली इनकरेक्ट ऑप्शन. अभी दूसरा हमें वेलोसिटी के बारे में सोचनी है. तो आपके पास जब r मिल गया, r इज़ प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3 और वेलोसिटी का कहीं से रिलेशन हमारे पास है यहाँ पे, तो वहाँ से हम कुछ कर सकते हैं क्या. mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π है. mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π. r अपने पास ऑलरेडी है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3. सो v क्या कर सकते हैं, nh अपॉन 2π इंटू r है. r कितना, n टू द पावर 2/3 है. तो यहाँ से n 1 माइनस ऑफ 2/3 करेंगे, सो दैट इज 3 माइनस 2 इज़ 1. सो n टू द पावर 1/3 हो जाएगा. तो या v इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3. सो b इज बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन. b हमारे पास आ गया. a जो है दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन है. अभी देखो c और d ऑप्शन को आप जब देखोगे तो ये एनर्जी की पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कुछ है नहीं, जस्ट पूरी एक्सप्रेशन आपको लेकर आनी है गाइज. तो अभी देखो टोटल एनर्जी बेसिकली कितना होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी गिवन, दैट इज f इंटू आर. राइट, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन किया हुआ है. काइनेटिक एनर्जी के लिए we already know that is force is equal to what, that is mv² upon r. right, v² basically half mv² is what kinetic energy is. तो यहाँ से मैं इसको अगर लिखूँ तो f into r
अपॉन 2 बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपके पास. सो दिस इज हाउ मच एफ आर प्लस ऑफ एफ आर अपॉन 2, राइट. सो दैट इज 3 एफ आर अपॉन 2. दिस इज बेसिकली द टोटल एनर्जी. सो 3f/2 इंटू आर. आर अपने पास क्या हो जाएगा, दैट इज n²h² अपॉन 4π² mf. दिस टू द पावर 1/3. ये अपने पास हो गया गाइस टोटल एनर्जी. ऑप्शन में एक है 3f/2, या f को अंदर लेकर गए तो यहाँ पे f³ हो जाएगा और f³ का ये f² हो जाएगा. तो n²h² f² अपॉन 4π² m and 3/2. या तो C इज बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन गाइस. तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन आया, B and C आर बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन गाइस. ये भी क्वेश्चन वैसे ही था, मतलब थोड़ा फंस सकते थे आप इस क्वेश्चन में अगर आप कहीं भी थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्रेशन की खोज में चले जाओगे या कोई वेरिएबल्स को लेकर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, रैंडमनेस आ जाएगा माइंड में, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा ये सवाल गाइस. तो ऐसे सवाल बेसिकली टाइम किल करने के लिए होता है. अगर आप डायरेक्ट इसको अटेम्प्ट करके नहीं समझ पाए, माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पाई, तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकती है ऐसे सवाल गाइस. तो ये बात ध्यान रखना एग्जाम में. नहीं तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ऐसे सवाल को अगर थोड़ा भी आप फंस गए हो तो छोड़ के आगे बढ़ने में ही भलाई है, वरना बहुत सारा टाइम ये ले लेगा. तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि 2019 में आया हुआ है. ये क्या बोल रहा है कि अ फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए. ओके, फोटोन को एब्जॉर्ब किया जिसकी वेवलेंथ लैम्डा ए, गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/λ a इज इक्वल टू हाउ मच, सम k इंटू z² इंटू 1 माइनस ऑफ 1/60. ये अपने पास हो जाएगा 1/λ a. इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू n इज इक्वल टू m स्टेट बाय इमिटिंग अ फोटोन ऑफ लैम्डा e. अभी देखो n इज इक्वल टू 4 से ये n इज इक्वल टू m पे भी जंप किया इमीडिएटली, तो वहाँ पे भी कुछ वेवलेंथ उसने एमिट की है लैम्डा e की. तो वहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 1/λ e इज इक्वल टू k इंटू z², दिस 1/m² माइनस 1/60. ऐसा कुछ है अपने पास. उसके बाद बोल रहा है लेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑन एमिशन आर डेल्टा पी ए डेल्टा पी ई. चेंज इन मोमेंटम बोल रहा है एटम के. तो एटम के मोमेंटम में जो चेंज होगा वो बेसिकली क्या से आप उसका अंदाज़ा लगाओगे, मोमेंटम में जो चेंज होगा. तो आपको पता है, देखो एब्जॉर्ब जब कर रहा है तो उस समय क्या आपको वेवलेंथ मालूम है, दैट इज़ लैम्डा ए. और जब वापस से जंप कर रहा है लोअर स्टेट में, तो वहाँ पे आपको पता है जो लैम्डा है दैट इज़ लैम्डा ई है. तो इन दोनों वेवलेंथ से बेसिकली कोई मोमेंटम एसोसिएटेड है. मतलब अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला इक्वेशन देखोगे, सो क्या होगा, P इज इक्वल टू h/λ a एंड P इज इक्वल टू h/λ e. तो ये जो दोनों जो मोमेंटम है बेसिकली इतनी मोमेंटम में बढ़ोतरी होगी, इतनी मोमेंटम बढ़ेगी. वहाँ पे जो लिख रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो उतना ही मोमेंटम चेंज आएगा. एग्जैक्टली बढ़ेगी नहीं बोल सकते, बट उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उस बेसिकली अब्जॉर्प्शन या फिर वापस से जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उसमें. तो दैट्स वाई जब चेंज पूछा जाएगा आपको डेल्टा पी या डेल्टा पी, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज इतना ही मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा, इतना ही मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा, दोनों ही केसेस में गाइस. तो वहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो. उसके बाद बोल रहा है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा इज 1/5, तो विच ऑफ द ऑप्शंस इज आर करेक्ट. तो सबसे पहले तो इस चीज़ को देखो, आप यूज़ करो, आप लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई है. सो दिस अपॉन दिस, अगर दिस अपॉन दिस करेंगे तो अपने पास लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ए आएगा, बट हमें लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई चाहिए, तो दिस अपॉन दैट करना पड़ेगा. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, kz² इंटू 1/m² माइनस 1/16 एंड अपॉन k इंटू z² इंटू क्या है 15/16, राइट. ऐसा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू बेसिकली लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई. और ये हमें कितना गिवन किया है, ये हमें दिया हुआ है 1/5. तो यहाँ से आप m ला सकते हो गाइस. जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे इस चीज़ को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 1/m² माइनस ऑफ 1/16, दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटू 15/16, सो दिस इज 3. तो यहाँ से 1/m² कितना हो गया, दैट इज़ 4/16. तो यहाँ से m देखोगे तो m 2 आ गया अपने पास. सो m इज़ बेसिकली 2, सो डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास. m हमारे पास 2 आ गया, तो वहाँ से आप लैम्डा ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हो. आपके पास ये सारे वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं.
तो यहाँ से आप k की वैल्यू रख दोगे, z की वैल्यू रख दोगे. दिस इज अबाउट हाइड्रोजन एटम, तो z तो अपने पास 1 ही होगा, m आपके पास 2 आ गया. तो k इंटू दिस इज 1/4 माइनस ऑफ 1/16 गाइस, राइट. यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बेसिकली 206.25 समथिंग इतना नैनोमीटर्स बेसिकली आपके पास वेवलेंथ आएगी लैम्डा ए की. बट यहाँ पे 418 नैनोमीटर दिया है, सो दिस इज़ नॉट बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन गाइस. इसी के आसपास कुछ आएगा. उसके बाद क्या है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n इज इक्वल टू m टू द स्टेट n इज इक्वल टू 1 इज 1/4. तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है, जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू मॉड ऑफ E आप मान लो. एंड वी ऑलरेडी नो दैट E इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. तो यहाँ पे तो z सेम है, तो आप लिख सकते हो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. सो k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाएगा अपने पास. तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है n इज इक्वल टू m टू दी स्टेट n इज इक्वल टू 1, मतलब n इज इक्वल टू m तो 2 है, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो 1/4 हो जाएगा आपके पास बेसिकली जो रेशियो आप निकालोगे गाइस. n इज इक्वल टू 2 पे मतलब k2/k1 निकालना है, राइट. सी सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पी पूछ रहा है अपने से. तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो पी ए जो होगा डेल्टा पी ए दैट इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा ए एंड डेल्टा पी ई जो होगा दैट इज एच अपॉन लैम्डा ई. ऐसा कुछ अपने पास होगा गाइस. तो यहाँ से जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ए आएगा, राइट. तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ए हमने पहले निकाला है क्या? यस, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ए दैट इज 5 है अपने पास, बट दिस इज हाफ, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट पार्ट. सो बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन गाइज एंड ए एंड सी आर नॉट द करेक्ट वन. सो ये एक अच्छा सवाल था, ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल था. आगे बढ़ते हैं गाइज अभी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. ये क्या बोल रहा है? कंसिडर अ हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड एटम विद एटॉमिक नंबर z विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. एक ही इलेक्ट्रॉन है अपने पास. इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एटम the photon emitted in the n is equal to 2 to n is equal to 1 transition has energy 74.8 electron volt higher than the photon emitted in the n is equal to 3 to n is equal to 2 transition. ओके, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन गिवन है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं क्या बेसिकली z निकल कर आती है. और हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट वी ऑलरेडी नो. तो n is equal to 2 to n is equal to 1 ट्रांजिशन में अगर देखा जाए तो E अपने पास जो आएगा दैट इज आर एच सी इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ 1/4 होगा. और इस केस में क्या होगा? आर एच सी इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस ऑफ 1/9 आएगा. तो इस केस में जो पहले वाले केस में बोल रहे हैं 78.4 हायर है. सो दिस इज इक्वल टू, देखो ये जो है दिस इज इक्वल टू दिस प्लस ऑफ 74.8 ये अपने पास होगा. और आयनाइजेशन एनर्जी अपने को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है हाइड्रोजन एटम के केस में. तो इसको बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही थी. दिस इज 13.6, इसका ही मतलब आयनाइजेशन एनर्जी होता है 1 से इन्फिनिटी तक, और Z 1 होगा बिकॉज हाइड्रोजन एटम के केस में. सो दिस इज ऑल्सो 13.6. तो यहाँ से आप देखोगे तो 13.6 इंटू दिस इज 3/4 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू दिस इज हाउ मच 36 5/36 into z square. This is equal to basically plus 74.8. तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे गाइस, then you will basically get z square is equal to this is approximately equal to 9. तो यहाँ से z जो है that is 3 आ जाएगा गाइस. So 3 is basically the answer. Very easy question. Now moving ahead. This is question number 10. ये क्या बोल रहा है कि an electron in a hydrogen atom undergoes a transition from an orbit with quantum number ni to another with quantum number nf. Vi and vf are respectively the initial and final potential energies of the electron guys. तो जो potential energy of the electron होता है E is basically is equal to u upon 2 होता है, बट ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. तो जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बोल सकते हो, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब एनर्जी जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. ऐसा होता है अपने पास. u के केस में बोल रहा हूँ यहाँ पे, u के केस में, बिकॉज हम u से यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं और u के बारे में दी गई है. तो vi जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/ni स्क्वायर होगा
वी एफ जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर होगा, राइट। सो वी आई अपॉन वी एफ दैट इज इक्वल टू एन एफ स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर होगा एंड दैट इज गिवन टू बी 6.25। सो एन एफ अपॉन एन आई कितना आएगा अपने पास, दैट इज इक्वल टू 2.5। सो यहाँ से एन एफ कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू एन आई। हमें पूछ क्या रहा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एन एफ इज, एन एफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या होगा, तो जो एन आई स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगा उसके बेसिस पे ही एन एफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल निकलेगा। ऑब्वियसली स्टार्ट होता है 1 से और नेचुरल नंबर ही हो सकता है, तो 1 आप यहाँ पे डालोगे तो एन एफ 2.5 होगा, बट एन एफ ऐसा नेचुरल नंबर ही हो सकता है, एन आई भी नेचुरल नंबर, बट 1 डालोगे तो एन एफ 2.5 होगा विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो आपको एन आई को 2 फिर डाल के देखना पड़ेगा, एन आई 2 डालोगे तो एन एफ 5 हो जाएगा। या दिस इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एफ दैट इज 5, जब एन आई 2 होगा तो आंसर गाइज इसका 5 है। वेरी इजी क्वेश्चन, नाउ मूविंग अहेड। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 2016 में आया हुआ था कि हाईली एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम with nuclear charge Z into E are defined by their principal quantum number n, where n is greater than 1. Which of the following statements are true? सबसे पहले बोल रहा है कि the relative change in the radii of two consecutive orbitals does not depend on Z. तो radii हमें पता है, radius is basically proportional to n square upon Z है। अब आप change in R निकालोगे upon R तो कितना होगा, n plus 1 square minus of n square upon n square that is equal to how much, 2n plus of 1 upon n square which is approximately, मतलब जिसको आप comparable बोल सकते हो 1 upon n के। तो ये obviously z पे डिपेंड नहीं कर रहा है, relative change in radii of two consecutive orbitals does not depend on z, तो a basically सही है, ये 1 upon n के प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या बोल रहा है, relative change in the radii of two consecutive orbitals varies as 1 upon n, ऑब्वियसली 1 अपॉन एन की जैसा वेरी कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिलेटिव चेंज इन द रेडिया के बारे में बोल रहा था। सी क्या बोल रहा है कि रिलेटिव चेंज इन द एनर्जी ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स, एनर्जी बेसिकली अपने पास प्रोपोर्शनल टू क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो चेंज इन एनर्जी अपॉन ई आप निकालोगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, नॉट एन स्क्वायर। सो यहाँ से डेल्टा ई अपॉन ई को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा अपने पास। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इसको ऑपोजिट कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, चेंज इन एनर्जी, वरना नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस अपने पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2n प्लस ऑफ 1 अपॉन n प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर, राइट। तो ये भी देखो n का फैक्टर है, नीचे n के स्क्वायर का फैक्टर, तो ये भी कंपेरेबल किससे, 1 अपॉन n से ही है गाइस, ये भी कंपेरेबल। तो दिस इज नॉट 1 अपॉन n क्यूब, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। रिलेटिव चेंज इन द एंगुलर मोमेंटा, एंगुलर मोमेंटा के बारे में अगर आप देखोगे तो इज इक्वल टू mvr हो रहा है अपने पास, राइट। सो mvr हो रहा है अपने पास एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, nh अपॉन 2 पाई। तो डेल्टा l अपॉन l करोगे, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, n प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ n अपॉन n, राइट। तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन n, तो ये भी अगेन 1 अपॉन n है। Yeah, so this is also correct. So A, B, D are the correct option. C is the incorrect option, guys. Now moving ahead. ये question number 12 है जो कि 2016 में आया था। ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इरेडिएटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 970 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ से आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो, दैट इज 12375 अपॉन 970, दिस मच एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब ये जो है वो एंगस्ट्रॉम में होगा। तो ये हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, और इस इतनी एनर्जी की लाइट से आप उसको इरेडिएट कर रहे हो, टेकिंग एच सी अपॉन ई। ओके, यहाँ भी ऑलरेडी गिवन किया हुआ है, एच सी अपॉन ई हमें ऑलरेडी दे दिया है समथिंग, एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस, द नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम इज, नंबर ऑफ लाइन्स हमें बताना है। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितना प्रेजेंट है एमिशन स्पेक्ट्रम में, उसका फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज n इंटू एन माइनस ऑफ 1 अपॉन 2।
तो सबसे पहले आपको निकालना है कि वो गया कहाँ, ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ गया है, उतने n को यहाँ पे लिखोगे, दैट विल बी बेसिकली द लाइन्स प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से आप जब एनर्जी निकालोगे गाइस तो वो कितना आएगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास आ रहा है, एंड दिस इज माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अपने पास। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, माइनस ऑफ 13.6 प्लस ऑफ 12.76, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.84.85, लाइक माइनस ऑफ 0.84 या 85 आप बोल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना बेसिकली हमारे पास निकल कर आता है जब लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना बेसिकली इरेडिएट किया जाता है हाइड्रोजन एटम पे। तो और आपको पता होगा जब आपने एनर्जी पढ़ा होगा, मतलब ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 2 पे, n इज इक्वल टू 3 पे कितना बेसिकली एनर्जी होता है हाइड्रोजन एटम का। तो ग्राउंड स्टेट में बोला माइनस 13.6 होता है, राइट, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो जब n आप 4 करते हो, मतलब जब n इज इक्वल टू 4 पे होता है, तब बेसिकली जो एनर्जी होती है वो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, दिस इंटू एन स्क्वायर। n जब आप 4 करते हो तो माइनस 13.6 अपॉन 16 होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस ऑफ 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहीं ना कहीं ये वाला एनर्जी लेकर वो फोर्थ स्टेट में गया है। तो n इज इक्वल टू 4 आपको मिल गया, यहाँ से 4 इंटू 4 माइनस ऑफ 1 दैट इज 3 अपॉन 2 करोगे, सो दैट इज 6, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम जो है दैट इज 6 है गाइस। तो बहुत टफ सवाल नहीं था, ठीक ठाक सवाल था। अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि 2015 में आया हुआ था गाइस। ये क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+, एक इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में, इस एंगुलर मोमेंटम 3h/2π। तो एक्साइटेड स्टेट आपको पता चल गया क्या, n इज इक्वल टू 3। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज p/a0, दैट इज बेसिकली द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, हमें ऑलरेडी पता है। तो वैल्यू ऑफ p बेसिकली हमसे पूछी जा रही है गाइस। तो एंगुलर मोमेंटम 3h/2π दिया गया है, मतलब mvr इज इक्वल टू 3h/2π दिया गया है, राइट। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपके पास mv है, mv इज इक्वल टू 3h/2πr, इतना है आपके पास, एंड r इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n² z। तो r को आप n² इंटू a0 पे लिख सकते हो। n आपके पास कितना है, दैट इज 3 है, तो 9/z कितना है, 3 है, तो 3 टाइम्स 3 इज 9। तो r कितना हो गया अपने पास, 3a0 हो गया। तो देखो यहाँ से आप लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, h/p कितना है, दिस इज नथिंग बट p इज हाउ मच, दैट इज 3h/2π इंटू r कितना है, दैट इज 3a0। तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, h कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 2πa0। सो लैम्डा इज हाउ मच, 2πa0। p/a0 के साथ कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 है। बेसिकली द आंसर गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि 2015 में आया हुआ था। ये क्या बोल रहा है कि कंसिडर अ हाइड्रोजन एटम विद इट्स इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, nth ऑर्बिटल पे है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 90 नैनोमीटर इज यूज्ड टू आयनाइज द एटम। सो एनर्जी कितनी होगी, मैंने पहले बताया 1240/90 नैनोमीटर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, दैट इज 124/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस मच एनर्जी है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ n, ओके, यहाँ पे 1242 लेने को बोला गया है, नॉट 1240। लेट मी राइट इट अगेन, 1242/90 इतना लेने के लिए बोला गया, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी 10.4 है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। सो इसको आप निकालोगे, दैट इज 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली गाइस। तो जो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दी गई है, दैट इज 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मस्ट बी इक्वल टू कि कितना एनर्जी एक्चुअली में उसको इंसिडेंट कराया जा रहा है, दैट इज 13.8 माइनस वो एटम, वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली उस एटम के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे होगा। वो ऑर्बिट हमें मालूम नहीं है, तो अगर वो nth वही निकालना है बेसिकली, तो वही अगर nth ऑर्बिट पे होगा तो जो वहाँ पे एनर्जी लगेगी हमें उस एटम को आयनाइज करने में, दैट इज 13.6/n², z² z इज बेसिकली 1। तो यहाँ से आप n ईजिली निकाल सकते हो गाइज। यहाँ से जो n² आएगा दैट इज 4 आएगा, तो n बेसिकली 2 आएगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हो क्या रहा है
कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे आपको पता नहीं है, वही निकालना है। तो जिस भी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ से आपको उसको आयनाइज करना है। तो वहाँ से आपको वो वाली चीज़ लेनी है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही जो इरेडिएट कर रही है उस एटम को, तो उसकी एनर्जी कितनी है, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, और वहाँ से इन तीनों चीज़ों को आपको रिलेट करके बहुत ही आसानी से एन निकल कर आ जाएगी। दैट इज़ 2 गाइस। नाउ मूविंग अहेड, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 2014 में आया है कि लैम्डा CU इज द वेवलेंथ ऑफ K अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 है, एंड लैम्डा MO is basically wavelength of K alpha X-ray line of molybdenum, atomic number 42 है। Then the ratio of lambda CU upon lambda MO is close to। बहुत ही आसान सा सवाल है गाइस, आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। देखो 1 अपॉन लैम्डा जो होता है दैट इज इक्वल टू RH इंटू K अल्फा बोलोगे तो Z माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर होता है, इंटू K अल्फा बोल रहे हैं तो 2 से 1 में आ रहा है, मतलब दिस हो रहा है, ये है K अल्फा। तो अभी एक बार आपको कॉपर और मॉलिब्डेनम का है तो कॉपर अपॉन मॉलिब्डेनम आपको निकालना है, तो ये कॉपर का होगा, ये मॉलिब्डेनम का होगा, बाकी सारी चीज़ें तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 29 और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ 42 माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। कॉपर अपॉन मॉलिब्डेनम निकालना है तो दिस अपॉन दैट करना पड़ेगा, मतलब 42 माइनस 1 दैट इज़ 41 अपॉन 29 माइनस ऑफ 1 दैट इज़ 28, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.14 विच इज़ बेसिकली द आंसर गाइस। बहुत ही आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 2013 में आया था। ये देखो क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4.5 A0। दिस इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है हाइड्रोजन लाइक एटम का, दिस इज बेसिकली द रेडियस, ये अपने पास रेडियस है। R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z होता है, तो यहाँ पे ये 4.5 A0 गिवन है, वेयर A0 इज द फोर्स रेडियस। इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो L है दैट इज 3h अपॉन 2π दिया गया है, दैट इज इक्वल टू mvr, राइट। इट इज गिवन दैट h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड r इज द रीडबर्ग कांस्टेंट। द पॉसिबल वेवलेंथ व्हेन द एटम डी एक्साइट्स इज, जब एटम डी एक्साइट्स होगा तो पॉसिबल वेवलेंथ क्या हो सकता है अपने पास। तो सबसे पहले आपको तो n निकालना पड़ेगा कि वो अभी है कहाँ पे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 3h अपॉन 2π, तो यहाँ से n आपको पता चल रहा है दैट इज़ 3, मतलब वो n इज इक्वल टू 3 पे है, और रेडियस आपको दी गई है 4.5 A0। r इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर अपॉन z इंटू A0 होता है। r अपने पास कितना है, दैट इज़ 4.5 A0 है, n इज़ हाउ मच, दैट इज़ 3, सो 9 अपॉन z A0। यहाँ से z कितना निकल कर आ रहा है, z इज़ 2। सो दिस इज़ हीलियम एटम बेसिकली, और n कितना है, 3 है। हमें चाहिए क्या, द पॉसिबल वेवलेंथ व्हेन द एटम डी एक्साइट्स इज। तो अभी n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 जा सकता है, या n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 जा सकता है, या फिर n इज इक्वल टू 2 से भी n इज इक्वल टू 1 जा सकता है। ऐसा होगा कि n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 गया, और फिर n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे गाइस, तो एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 देखते हैं। 1 अपॉन लैम्डा अपने पास कितना होता है, दैट इज़ r इंटू जेड स्क्वायर, z अपने पास 2 है, तो दैट इज़ 4 इंटू 1 अपॉन 4, फर्स्ट केस में देख रहा हूँ, माइनस 1 अपॉन 9। सो यहाँ पे क्या है, 4r इंटू 5 अपॉन 36, दिस इज़ 4 टाइम्स 9। सो लैम्डा कितना आ रहा है, 9 अपॉन 5r, एक केस में आ रहा है, सी ऑप्शन तो होगा ही 9 अपॉन 5r। उसके बाद ये सेकंड वाला केस देखते हैं, n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो 4r तो रहेगा ही, इंटू 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 9 हो जाएगा, तो दैट इज़ 4r इंटू 8 अपॉन 9 हो जाएगा, तो दैट इज़ 9 अपॉन 32r, ये भी होगा। एक तीसरा केस ये वाला है, 2 to 1। 2 to 1 अगर आप देखोगे तो 4r तो रहेगा ही, इंटू 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 4, दैट इज़ 3 अपॉन 4, सो 12r अपॉन 4, दैट इज 4 टाइम्स 3 इज 12, सो 1 अपॉन 3r। सो ये ऑप्शन में नहीं है, सो ऑप्शन ए एंड सी आर बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन गाइस। बहुत ही आसान सा सवाल था, अभी आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, जो कि 2011 में आया था कि द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज मीन्स n इज इक्वल टू 2 पे जो लैंड करे,
फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मीन्स n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 2, राइट। उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज 6561 एंगस्ट्रॉम है। एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ सिंगली आयनाइज्ड, ओके ये हाइड्रोजन एटम के लिए है और सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम के लिए पूछ रहा है सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन। सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन मीन्स n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2, ये हमें पूछा जा रहा है ये कितना होगा, और ये हीलियम प्लस के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, जेड इज़ 1/4 माइनस ऑफ 1/9, राइट। ये कितना होगा अपने पास, दिस इज़ r इंटू 5/36। सो यहाँ से लैम्डा अपने पास कितना आया, दैट इज़ 36/5r। ये बेसिकली हमें इसकी वैल्यू दी गई है, दैट इज़ 6561 एंगस्ट्रॉम दी गई है। इस केस में क्या होगा, 1/λ जो कि ये लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम इज एटॉमिक नंबर 2, सो दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 माइनस ऑफ 1/16, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, 4r इंटू दिस इज़ हाउ मच 16, दिस इज़ 4 माइनस ऑफ 1 दैट इज़ 3। सो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज़ 4r इंटू 3/16। r की वैल्यू कितनी है अपने पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3/16 मल्टीप्लाइड बाई r कितना है अपने पास, r इज़ 5λ/36, सो 5/36, नो आई एम सॉरी, r कितना होगा अपने पास, बेसिकली देखो इस तरफ जाएगा तो 36/5λ, तो 36/5 इंटू लैम्डा इज़ हाउ मच 6561। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लैम्डा अपने पास कितना आएगा, लैम्डा इज़ इक्वल टू 6561 इंटू 5 इंटू 16, 6561 इंटू 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 36 इंटू 12, 36 इंटू 12 समथिंग लाइक दिस। तो ये देखो कितना आएगा, 4 3, दिस इज 9, दिस इज 6561 इंटू 5/27, ये कितना आएगा आपके पास, दिस इज बेसिकली 1215 एंगस्ट्रॉम। ये बेसिकली अपने पास आंसर होगा गाइस, 1215 एंगस्ट्रॉम। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 2010 में आया था। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन बेसिकली। इसके सी पार्ट में कुछ एक चीज़ है जो रिड्यूस्ड मास वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊंगा अभी, जस्ट एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द की फीचर ऑफ बोर्स थियोरी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम is the quantization of angular momentum when an electron is revolving around the proton. That's obvious. We will extend this to a general rotational motion to find quantized rotational energy of a diatomic molecule, assuming it to be rigid. The rule to be applied is Bose quantization condition. Question number 1 क्या बोल रहा है कि a diatomic molecule has moment of inertia I. एक diatomic molecule है अपने पास और moment of inertia अपने पास कितना है, that is I है उस diatomic molecule का। बोल रहा है बाय बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन इट्स रोटेशनल एनर्जी इन द nth लेवल इज, हमें nth लेवल में क्या चाहिए, nth लेवल में अपने को रोटेशनल एनर्जी चाहिए उस पर्टिकुलर एटम का। तो देखो सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी पढ़ते हैं, राइट। L इज इक्वल टू NH/2π, दिस हम ये ऑलरेडी पढ़ते हैं। और ये एंगुलर मोमेंटम अगर रोटेशनल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में सोचा जाए तो आपको पता होगा दैट इज इक्वल टू I ओमेगा, ये सबको पता ही होगा, L इज इक्वल टू I ओमेगा। एनर्जी की बात जहाँ तक की जाए, जो हमें रोटेशनल एनर्जी बोल रहा है, एनर्जी की बात अगर मैं करूँ तो एनर्जी क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, जो हम रोटेशनल मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो देखो सबसे पहले ओमेगा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ओमेगा इज़ हाउ मच, ओमेगा इज़ NH/2πI, दिस इज़ ओमेगा। इसको जस्ट यहाँ पे पुट कर दो तो E इज़ इक्वल टू हाफ इंटू I इंटू दिस इज़ n² H/4π² I²। तो ये I कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज n² H/8π² I। दिस इज बेसिकली एनर्जी गाइज, n² H², वेयर इज दैट ऑप्शन, n² H²/8π² I, D इज बेसिकली द ऑप्शन गाइज। सो बहुत ही आसान सा सवाल था, थोड़ा भी आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज़ फाउंड दैट द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्राउंड टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ रोटेशन फॉर CO मॉलिक्यूल इज क्लोज टू दिस। ये एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। देन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CO मॉलिक्यूल अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये भी गाइस देखो बहुत ही आसान सा सवाल है।
हमें n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ रोटेशन फ्रॉम ग्राउंड टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और हमारे पास एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी कितना दी गई है, दैट इज़ 4/π इंटू 10⁻11 हर्ट्ज। अभी देखो आपको एनर्जी पता है, आप एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू h इंटू न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू k2 माइनस ऑफ k1। आपके पास एनर्जी इक्वेशन ऑलरेडी पता है, n² अपॉन 8π² होता है। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा ई निकालोगे दैट इज़ hf, वही एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी दी गई है, और k2 मतलब सेकंड पे, तो दिस इज़ 4h² अपॉन 8π² माइनस ग्राउंड स्टेट पे दैट इज़ h² अपॉन 8π², इतना कुछ होगा। h आप कैंसिल आउट कर सकते हो, एक h, f अपने पास गिवन है दैट इज़ 4/π इंटू 10⁻11 हर्ट्ज, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, देखो h अपॉन 8π² कॉमन आ गया अपने पास, 4 माइनस ऑफ 1 दैट इज़ 3, इतना कुछ हो गया। यहाँ से आप i इजीली निकाल सकते हो गाइज, 3h अपॉन 8π² इंटू 4/π इंटू 10⁻11, दिस पाई कैंसल्ड आउट, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 3h अपॉन 32π इंटू 10⁻11 आएगा आपके पास। यहाँ से आप निकालोगे तो ये i कितना आएगा, वो क्लोज टू आएगा 1.87 इंटू 10⁻46 kg मीटर स्क्वायर है गाइस। ये मैं बता दिया, जस्ट अब मैथमेटिक्स है, आप आसानी से इसको यूज़ करके निकाल सकते हो। अभी सी क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक अच्छा सवाल था। अच्छा क्या बोलूँ मैं, जस्ट ये फॉर्मूला बेस्ड था, बट वो फॉर्मूला जनरली पता नहीं होता। रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट में वो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू म्यू इंटू r² पढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली दैट फॉर्मूला। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि इन अ CO मॉलिक्यूल द डिस्टेंस बिटवीन C एंड O, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द C एंड O, एंड मासेज हमें गिवन है यहाँ पे C, दिस कार्बन और ऑक्सीजन का मासेज गिवन है, तो हमें वो डिस्टेंस क्लोज टू निकालना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास ऑलरेडी है 1.87 इंटू 10⁻46, 1.87 इंटू 10⁻46 है, दैट इज इक्वल टू म्यू रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास का जो फॉर्मूला है दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 होता है। यही मैं बोल रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। अभी m1 कितना है, 12 इंटू 60 अपॉन 28, 12 प्लस ऑफ 16, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 6.86 बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो 6.86 इंटू r², यहाँ से आप r निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.28 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 मीटर्स आता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.3 के आसपास आप बोल सकते हो, बिकॉज क्लोज टू पूछा गया। तो ये भी बस वैसे ही था गाइस कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अगर ये रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल नहीं पता होता, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। तो ये एक था यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। बाकी ए क्वेश्चन तो ठीक है आप कर दोगे, बट बी में अगेन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो सकता है आपको गाइस। तो एक कुल मिलाकर ठीक ठाक सा सवाल था, अच्छा सवाल था मैं बोल सकता हूँ। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है जो कि 2009 में आया था गाइस। ये देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन अ पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, where a is of nanometer dimension, its energy can take only certain specific values. The allowed energies of the particle moving in such a restricted region correspond to the formation of standing waves. Okay, यहाँ पे standing waves का सवाल है गाइस। पिछले वाले में क्या था, आपको रोटेशनल मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए गाइस। जहाँ पे नोड्स है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, दो नोड्स है अपने पास। The wavelength of this standing wave is related to the linear momentum p of the particle according to the de Broglie relation. तो de Broglie relation यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो wavelength है standing waves का वो momentum से, linear momentum से उसी हिसाब से related है। The energy of the particle of mass m is related to its linear momentum as e equals to p square upon 2m. Thus the energy of the particle can be denoted by quantum number n taking values 1 to 3 and is equal to 1 called the ground state corresponding to the number of loops in the standing waves. Standing waves में loop की बात की गई है। तो अगर n is equal to मतलब a इज इक्वल टू 0 से a इज इक्वल टू 1, राइट, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a, आई एम सॉरी, सी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a, दिस है। तो इसके बीच में स्टैंडिंग वेव्स है, तो या तो ऐसा बनेगा, राइट, या ऐसा भी बन सकता है,
राइट, लाइक दिस, या फिर थर्ड फोर्थ सिक्स ऐसा बन सकता है. दिस वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द स्टैंडिंग वेव्स. तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ए, इसको आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 2a अपॉन n लिख सकते हो गाइस. दिस वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द स्टैंडिंग वेव्स. n इज इक्वल टू 1 तो ये है, दिस इज व्हाट n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3 4 ऐसे करके जाएगा आपके पास. तो दिस यू शुड नो दिस. यूज द मॉडल डिस्क्राइब्ड अबव टू आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन द लाइन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a. h और ये सब की वैल्यू दी गई है. तो सबसे पहले बोल रहा है दी अलाउड एनर्जी फॉर द पार्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n इज प्रोपोर्शनल टू. ओके, एनर्जी को किसकी प्रोपोर्शनल है वो हमसे पूछी जा रही है. तो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 2a अपॉन n मैंने बताया, ये लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p हमें पता है, p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू k पता है या e पता है हमें. तो यहाँ से h इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2me लिख सकता हूँ. लैम्डा आपको क्या लिख सकते हैं, 2a अपॉन n लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2me लिख सकते हो. सबको स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, e जो होगा दैट विल प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आएगा गाइस. राइट, यही पूछा जा रहा है हमें सबसे पहला कि दी अलाउड एनर्जी फॉर द पार्टिकल. ओके, ए के टर्म्स में पूछा जा रहा है, नॉट n के टर्म्स में. आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी. देखो ये नहीं पूछा जा रहा है आपके पास a से रिलेशन पूछा जा रहा है. तो सबसे पहले स्क्वायर करते ही है ना, लेट अस स्क्वायर. दिस इज 4a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2me. यहाँ से e कितना आपके पास निकल कर आएगा, दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 4a स्क्वायर और ऊपर n स्क्वायर आएगा. सो दिस इज हाउ मच, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर. सो e जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, मतलब e इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर माइनस 2 आएगा. सो a इज बेसिकली द आंसर. दूसरा क्या बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज दिस एंड a इज दिस, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 1 पे. तो देखो एनर्जी का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी मिल चुका है. यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू 1 आप डाल दो. n इज इक्वल टू 1 जैसे ही आप डालोगे तो e कितना आएगा, दैट इज h स्क्वायर अपॉन 8m इंटू a स्क्वायर. ये अपने पास आ जाएगा. सारी चीज़ों की वैल्यू अपने को पता है गाइस. जैसे ही आप उन सब वैल्यूज़ को पुट करोगे यहाँ पे HMA, तो ये सीधा निकल कर आ जाएगा 8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, जस्ट वैल्यू पुटिंग था यहाँ पे. तो B तो आसान है, A आप कर लिए तो B काफ़ी आसान है. C क्या बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज इज प्रोपोर्शनल टू. V पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल है. तो हमें ऑलरेडी पता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और हमने क्या लाया था, लैम्डा इज इक्वल टू 2a अपॉन n था. राइट, सो दैट इज इक्वल टू हम 2a अपॉन n लिख सकते हैं. यहाँ से देखोगे आप जो स्पीड है, इसमें स्पीड है mv है, तो v किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्ट n के प्रोपोर्शनल आ रहा है. तो v इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू n, सो दैट इज c. तो ये आसान सा एक पैराग्राफ था, मैं बोल सकता हूँ. जस्ट आपको स्टैंडिंग वेव का थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो ये बहुत ही आसानी से ये आपको स्कोर था, मतलब स्कोरिंग था ये तीनों, ये A B and C पार्ट. तो अभी आगे चलते हैं गाइज. ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि 2008 में आया हुआ है. ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सरे इज जनरेटेड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब. यहाँ पे ये बात आप ध्यान देखना, ये रॉन्ग है. देखो यहाँ पे सारे बोल्ड में, सारे कैपिटल में भी लिखा हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. तो आप करेक्ट को मत ढूंढने लगना है, यहाँ पे गलत को ढूंढना है. सबसे पहले ए को पूछता हूँ मैं, देखता हूँ मैं कि वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिक्रीजेज विन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट इंक्रीजेज. तो इसके लिए आपको मोजलीज लॉ मालूम होना चाहिए. रूट अंडर न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू जेड माइनस ऑफ बी, ये होता है. स्क्वायर आप करोगे तो न्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू जेड माइनस ऑफ बी स्क्वायर. न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है, इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू जेड माइनस ऑफ बी स्क्वायर. तो क्या बोल रहा है कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगा बिकॉज हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. दूसरा पूछ रहा है कि कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूस एक्सरेज डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट. कट ऑफ वेवलेंथ तो कभी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता. कट ऑफ वेवलेंथ किस पे, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है. आपको सीधा लिख देना चाहिए बी विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन सी एंड डी. आप डायरेक्ट बी को टिक करके आ सकते हो गाइस. नाउ मूविंग अहेड, वेरी इजी क्वेश्चन. ये देखो अगेन एक पैराग्राफ है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 2008 में आया था कि इन अ मिक्सचर ऑफ HE प्लस गैस, हाइड्रोजन प्लस गैस है अपने पास, इसका मिक्सचर है. H atoms and HE ions are excited to their respective first excited state. मतलब H को भी देखा जाए तो आप n इज इक्वल टू 1 से 2 पे लेके गया,
He+ को भी देखा जाए तो n इज इक्वल टू 1 से 2 पे लेकर गया। सब्सिक्वेंटली H एटम्स ट्रांसफर देयर टोटल एक्साइटेशन एनर्जी टू He+ आयन। ऐसा करने के बाद जब वापस से H एटम जो है 2 से 1 पे आया तो अपना एनर्जी वो He+ को ट्रांसफर कर दिया। assume that the Bohr model of atom is exactly valid, तो हमें ये सारे बताने। सबसे पहले देखो ये क्या कह रहा है कि the quantum number n of the state finally populated in the He+ ion। ऐसा करने के बाद He+ आयन का कौन सा क्वांटम नंबर में गया है, कौन सा क्वांटम स्टेट में गया है इलेक्ट्रॉन, वो हमें सबसे पहले बताना है। तो सबसे पहले एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं इस केस में, H के केस में, तो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना होता है हमारे पास Z² होता है, n इज बेसिकली टू द 4, तो -13.6/4 जो कि होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से डिफरेंस इन एनर्जी कितना है, जो डेल्टा ई होगा दैट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ये किसको दिया है, ये He+ को दिया है। तो He+ का भी हम एनर्जी स्टेट देखते हैं गाइस। He+ की अगर एनर्जी स्टेट देखोगे दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 तक अगर हम देखेंगे तो इसमें एनर्जी कितना होगा, वेल यहाँ पे Z²/n² होता है, तो आपको Z² मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। Z इज बेसिकली हाउ मच, Z इज बेसिकली 2 है, n इज इक्वल टू 1 है, तो 13.6 इंटू 4 करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 54.4। तो इसमें होगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली इसमें कितना होगा, n इज इक्वल टू 2 है, Z²/n², तो ऊपर भी 2² नीचे भी 2² -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इस पर कितना होगा, Z इज 2, n इज 3, ये -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, एंड दिस n इज इक्वल टू 4 पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गाइज। तो ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी फॉर He+ आयन। हमें मिला कितना है यहाँ पे, वी हैव गॉट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले कहाँ पे था, n इज इक्वल टू 2 पे था, जो एक्साइट किया गया n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 2 जैसा क्वेश्चन में था सबसे पहले। तो वहाँ से जब ये n इज इक्वल टू मतलब -13.6 पे ये 10.2 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी अपने पास मतलब गेन करेगा तो कितना हो जाएगा अपने पास इसकी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके पास हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ बेसिकली जंप कर जाएगा n इज इक्वल टू 4 पे। तो जो आंसर होगा फर्स्ट का क्या, द क्वांटम नंबर n ऑफ द स्टेट फाइनली पॉपुलेटेड इन द He+ आयन इज 4 बेसिकली दिस होगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन द विजिबल रीजन बाय He+ आयन आफ्टर कोलिजन्स विद H एटम इज। ये अच्छा सवाल है। यहाँ पे गाइस देखो हम जो पढ़ते लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ये सब जो पढ़ते हैं हम, तो पढ़ते कि बाल्मर जो है दैट इज इन द विजिबल रेंज, बट वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के केस में होता है। यहाँ पे He+ के बारे में बात की जाएगी तो आप डायरेक्ट वैसे दिमाग मत लगाना कि बाल्मर सीरीज का निकाल दो वही हो गया, ऐसा यहाँ पे नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट He+। तो हम हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए कि जो विजिबल रीजन का जो वेवलेंथ होता है दैट इज फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, ये होता है। तो यहाँ से बेसिकली आपको दिमाग लगाना है। लैम्डा जब 4000 एंगस्ट्रॉम होगा तो उस केस में आपको निकालना है कि कितनी एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल्स टू 12375/4000। और जब लैम्डा 7000 होगा तो वहाँ से आपको एनर्जी निकालनी है 7000। तो यहाँ से कितना आएगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ से आएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अभी इसके बीच में होनी चाहिए एनर्जी आपकी, जो विजिबल रीजन में आने के लिए इसके बीच में होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे देखो दिस इज बेसिकली नेगेटिव, तो यहाँ पे इसके बीच का मतलब किसके बीच है, -3.09। तो यहाँ देखो -3.4 -6.04 एंड दिस इज -13.6 है। तो अभी जब हीलियम He+ का जो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 पे है, वो n इज इक्वल टू 2 पे नहीं बल्कि n इज इक्वल टू 3 पे उसको आना पड़ेगा, क्योंकि तभी जो है एनर्जी वो इसके बीच में होगा और तभी वो विजिबल रीजन में आपको दिखेगा। अदरवाइज n इज इक्वल टू 4 से 2 पे जाओगे, 1 पे जाओगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा अपना ये वाला क्राइटेरिया कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के। तो इसीलिए n इज इक्वल टू 4 से आपको n इज इक्वल टू 3 में देखना पड़ेगा गाइस। तो उस केस में आपको निकालना पड़ेगा वेवलेंथ कितना है। तो अभी हमें ये पता चल गया n इज इक्वल टू 4 to 3, तो चलो हम वेवलेंथ निकालते हैं गाइस।
1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर. दिस इज 4 इंटू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, राइट. सो दैट इज 4r इंटू दिस इज 144 इंटू 7. यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा है, यहाँ से आप लैम्डा निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आएगा. गाइज जस्ट पुट इन द वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ आपको मालूम है, रीडबर्ग कांस्टेंट और ये सब की आप वैल्यूज़ रखोगे, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा टू बी 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स. गाइज दैट इज जस्ट नाउ मैथमेटिक्स. वैल्यू पुट करो, आपके आंसर आ जाएगी. अभी सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मतलब सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पैराग्राफ में कि द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द एच एटम टू दैट ऑफ द He प्लस आयन. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बोल रहा है. देखो एनर्जी बेसिकली मैंने बताया था दैट इज इक्वल टू बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसका मॉड लोगे तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. तो आप इसको प्रोपोर्शनल बोल सकते हो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के, राइट. जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के, तो एन तो यहाँ पे कांस्टेंट है, एन इज इक्वल टू पे, तो मतलब प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है. तो हमें रेशियो निकालना है एच एटम के लिए के एच अपॉन के एच ई, ये हमें निकालना है. तो के एच अपॉन के एच ई निकालोगे तो इसका z तो 1 है, इसका 2 है, राइट. तो दिस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 अपने पास होगा. सो 1 अपॉन 4 इज बेसिकली द आंसर गाइज, दैट इज ए. सो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ पैराग्राफ नहीं था, बट इसका जो बी पार्ट है वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जनरली बच्चे क्या सोचेंगे कि बाल्मर सीरीज़ निकालना है, हमें बाल्मर सीरीज़ की वेवलेंथ निकाल देते हैं, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. वहीं पे आप गलत करके आ जाते हैं. यहाँ पे अभी हाइड्रोजन एटम की बात नहीं की गई है, हीलियम एटम की, हीलियम आयन की बात की गई है. दैट्स व्हाई ये उस टाइप में एक यूनिक सा सवाल था, ध्यान रखना इस बात को. अब चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. अब ये क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि 2007 में आया था. ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब. द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड एक्स रेजेस. कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा में इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई वी होता है, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है. अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ से सोचे तो एच बाई पी. तो बेसिकली इस कंटेक्स्ट में देखो, इसको लैम्डा नॉट बोला गया है जो हमें निकालना है, और इसको बेसिकली लैम्डा बोला गया है. सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है अपने पास, एंड लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई वी है अपने पास, एंड दिस वी इज बेसिकली वेलोसिटी, और ये बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल है. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अंडर रूट ऑफ 2m के लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी. तो नो 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 नो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज p. सो p स्क्वायर बाई 2m इज टू q इज टू k. तो इसको आप लिख सकते हो 2mk या 2m ev लिख सकते हो उसको ऐसा. सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ev अपने पास क्या होगा, दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा नॉट होगा. तो दिस इज एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ऐसा. अभी इसको आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना तो मुझे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट अपॉन 2m एच सी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच कैंसिल आउट हो गया. सो 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच, 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच. सो दैट इज ए बेसिकली यहाँ पे अपने पास आंसर होगा. अभी चलो आगे बढ़ते हैं. बहुत ज़्यादा ऐसा टफ सवाल तो ये था नहीं, आगे बढ़ते हैं. ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 2007 में आया था कि द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, लार्जेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 122 नैनोमीटर. लार्जेस्ट वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में, एंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज. जब आपको लार्जेस्ट वेवलेंथ बताया गया तो आपको ये लैम्डा मेन आपको पता करना है कि क्या होता है. तो सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए गाइस. अल्ट्रा वायलेट रीजन का मतलब क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में, अल्ट्रा वायलेट का मतलब है लाइमन सीरीज, और इंफ्रारेड का मतलब क्या है, दैट इज पास्चन सीरीज. ये है आपके पास, दिस इज इंफ्रारेड एंड दिस इज लाइमन इज बेसिकली अल्ट्रा वायलेट. ये आपको पता होना चाहिए. तो लाइमन का मतलब आपको पता है n इज इक्वल टू 1, पास्चन इज n इज इक्वल टू 3. तो यहाँ से जस्ट आपके क्वेश्चन बन गया. देखो लैम्डा मैक्स गिवन है, सो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स आपको फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, r इंटू जेड स्क्वायर तो पता है, 1 माइनस ऑफ, आपको ये मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए. मैक्सिमम मतलब 1 अपॉन 2 जब 4 ये होगा, n इज इक्वल टू 2 से आएगा तभी ये होगा. तो यहाँ से 3r अपॉन 4 होगा. सो जो लैम्डा मैक्स है दैट इज़
4/3r होना चाहिए। यहाँ पे हमें मिनिमम चाहिए तो देखो r इंटू ये 9 होगा और -0 इन्फिनिटी ले लेंगे हम, तो ये r/9 हो गया, 9/r होगा दिस। सो 9/r है, यानी कि 4/3 लैम्डा मैक्स। r इज़ हाउ मच? 4/3 लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स 122 नैनोमीटर गिवन किया हुआ था हमें। सो दिस इज़ हाउ मच? 27/4 इंटू 122, ये आएगा 823.5 आ रहा है अपने पास नैनोमीटर, विच इज़ क्लोजेस्ट टू दिस 823 नैनोमीटर। सो ये भी आसान सा सवाल था, बस आपको मालूम होना चाहिए कि अल्ट्रा वायलेट रीजन जो होता है बेसिकली वो लाइमन सीरीज़ होता है, और इंफ्रारेड रीजन जो होता है वो पास्टन सीरीज़ होता है। यही ये सवाल चेक कर रहा था और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स चेक कर रहा था, ये सारा फार्मूला। तो ठीक ठाक सा सवाल था ना। आगे बढ़ते हैं गाइज। ये देखो 24 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2007 में आया था। ये स्टेटमेंट वाला सवाल है कि इफ़ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड, v को आप इंक्रीज कर रहे हो तो द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डू नॉट चेंज। ऑब्वियसली जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होता है वो सिर्फ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है ही। दूसरा क्या बोल रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब, पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे एनर्जी। यही तो बात है, जो बेसिकली पूरा फंडा होता है एक्सरे का, वो यही तो होता है कि जो पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन बीम का, जब वो टारगेट मेटल को स्ट्राइक करता है तो उसका ही जो पार्ट है काइनेटिक एनर्जी का वो एक्सरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का जस्टिफिकेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। बी इज बेसिकली करेक्ट ऑप्शन गाइस। नाउ मूविंग अहेड। ये क्वेश्चन देखो मैच द फॉलोइंग है, 2007 में आया था। ये क्या बोल रहा है, हमें बेसिकली मैच करना है। देखो सम लॉस प्रोसेसेस आर गिवन इन कॉलम 1, मैच दीज विद द फिजिकल फिनोमेना गिवन इन कॉलम 2 एंड इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग अप्रोप्रिएट बबल्स इन द 4x4 मैट्रिक्स गिवन इन द ORS। तो सबसे पहले ए क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन बिटवीन 2 एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, 2 एटॉमिक एनर्जी लेवल्स के बीच का ट्रांजिशन, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता है ऐसा। बी इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मटीरियल, किसी मटीरियल से इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया। चलो इसके बारे में भी नहीं बोलते हैं। मोजलीज लॉ, मोजलीज लॉ कहाँ से किस चीज़ पे, यहाँ पे देखो आप PQRS में, तो मोजलीज लॉज बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, तो P है जो आपको सर्टनली पता है। उसके बाद चेंज ऑफ, डी क्या बोल रहे हैं, चेंज ऑफ फोटोन एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी के बारे में और बी के बारे में हमें नहीं पता, बट अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मटीरियल, तो वो कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लेना देना है उसका। तो एक डी हमारे पास बचता है जो कि एस होगा बीटा डीके से। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास एनर्जी वाली रेज आ रही है, ठीक है, और वो रे क्या करता है, इरेडिएट करता है किसी मेटल पे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट चेंज ऑफ फोटोन एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते कि ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिलता जुलता है। ट्रांजिशन बिटवीन 2 एटॉमिक एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता है, मोजलीज लॉज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में होता है। तो RQPS ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है गाइज। यहाँ पे एक बार आप खुद से भी इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी आसान है। एक बार आप खुद से इसको चेक कर लेना कि वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। नाउ मूविंग अहेड। सो गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 जो कि 2006 में आया हुआ है। ये क्या बोल रहा है कि इन हाइड्रोजन लाइक एटम Z is equals to 11 is basically the atomic number, हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बोल रहे हैं। दिस इज सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। nth लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज मीन्स n is equal to 1, उसका nth लाइन बोल रहा है हैज़ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लेवल फ्रॉम विच इट ओरिजिनेटेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सो दिस इज बेसिकली गुड क्वेश्चन गाइज। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि 2006 में आया था। nth लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या है कि n+1th ऑर्बिट से वो ग्राउंड स्टेट में गया होगा। ग्राउंड मतलब n = 1 में गया होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ nth लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसी पे, इसी स्टेट में n+1 जो ऑर्बिट है वहाँ पे अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो h/mv होता है। यहाँ पे r से आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो mvr = nh/2π। तो n कितना होगा, n+1 × h/2π। ये बेसिकली लैम्डा अपने पास होगा। दिस इज द डी ब्रॉगली लैम्डा। और यहाँ से अगर आप लैम्डा निकालोगे तो 1/λ =
कितना होगा अपने पास, दैट इज r इंटू जेड स्क्वायर, z मीन्स वॉट 11 स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस 1/n+1 स्क्वायर, ठीक है दिस, ये अपने पास होगा। तो यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है गाइस, 1/λ इज इक्वल टू 121r, दिस इज n+1 स्क्वायर and this is how much, n square plus 1 plus 2n minus of 1, so this is n square plus of 2n, so n into n plus of 2, ये आप बोल सकते हो this, ये अपने पास हो गया। यहाँ से आप लैम्डा देखोगे तो कितना होगा, तो यहाँ से आप h तो कैंसिल आउट कर सकते हो इजीली। ऑल्सो हमें पता है कि जो रेडियस है अपने पास, दिस रेडियस इज बेसिकली इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू आर नॉट आप बोल लो, तो यहाँ से आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो, और जो n होगा अपने पास दैट इज़ n+1 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अगर आप देखो n+1 स्क्वायर अपॉन 121, दिस इज रीडबर्ग कांस्टेंट, n इंटू n+2 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 2π अपॉन n+1 इंटू r, दैट इज़ n+1 स्क्वायर अपॉन z कितना है 11 है अपने पास इंटू आर नॉट, तो ये कैंसिल आउट हो गया अपने पास से 11, दिस इज़ 11 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊँ तो n+1 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 2π आर नॉट इंटू आर इंटू 11n इंटू n+2, ये अपने पास हो गया गाइज। अभी आपको यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, ये दोनों वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगी, देखो n स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी, और वहाँ से जब आप उसको सॉल्व करके n की वैल्यू को निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 24 गाइज। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 2005 में आया है कि k अल्फा वेवलेंथ एमिटेड बाय एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 11 इज लैम्डा, जो k अल्फा वेवलेंथ है, k अल्फा वेवलेंथ आप निकालोगे दैट इज इक्वल टू RHC इंटू z-1 स्क्वायर, सो दिस इज 10 स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ 1/4 दिस, ये हमारे पास है, वो लैम्डा गिवन है ये जो मैंने बोला। तो कह रहा फाइंड द एटॉमिक नंबर फॉर एन एटम दैट एमिट्स k अल्फा रेडिएशन विथ वेवलेंथ 4 लैम्डा, हमें एटॉमिक नंबर निकालनी है। सो दिस इज़ 4 लैम्डा है अपने पास, RHC इंटू z-1 स्क्वायर इंटू 3/4, ये हमारे पास गिवन किया है गाइज। सो इसको 4 से मल्टीप्लाई आप कर दो, 4 इंटू RHC इंटू z-1 स्क्वायर इंटू 3/4, दैट इज इक्वल्स टू RHC इंटू 100 इंटू 3/4, ये कैंसिल आउट हो गया, RHC कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हुआ z-1 स्क्वायर, दिस इज 25 इज इक्वल टू 25 हो गया, तो z-1 इज इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ से z कितना हुआ 6 हुआ, तो जो एटॉमिक नंबर अपने पास आया दैट इज 6। वेरी इजी क्वेश्चन गाइज, नाउ मूविंग अहेड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 जो कि 2005 में आया था गाइज। ये देखो क्या बोल रहा है कि अ फोटोन कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इनइलास्टिकली, एक फोटोन है हमारे पास जो कि एक हाइड्रोजन एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में उसके साथ कोलाइड कर रहा है, एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग फोटोन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बेसिकली कोलाइड कर रहा है हमारे पास H एटम से, राइट। आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोसेकेंड के बाद अनदर फोटोन कोलाइड्स विद द सेम हाइड्रोजन एटम इनइलास्टिकली। तो माइक्रोसेकेंड के बाद क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो पहली कोलिजन हुई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के H एटम को दिया, तो सबसे पहले ये ग्राउंड स्टेट में था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी लेके इसकी एनर्जी हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वो n=4 पे पहुंच जाएगा फ्रॉम n=1। माइक्रोसेकंड में क्या होगा कि वापस से वो n=4 से n=1 में आएगा, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है वो एक फोटोन रिलीज़ कर देगा, दैट्स वाई यहाँ पे माइक्रोसेकंड बोला गया। तो एक तो इतनी हमारे पास फोटोन रिलीज़ होगी, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये होने के बाद जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आ गया माइक्रोसेकंड के बाद, तो अनदर फोटोन कोलाइड्स विद द सेम हाइड्रोजन एटम इनइलास्टिकली विद एनर्जी ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब उसके पास -13.6 है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आया कोलाइड किया, तो अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हुआ, दैट इज़ 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ अपने पास। ये 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा लेके
इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो इतनी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में जब आप 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे तब तो 13.6 से वो बाहर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया हाइड्रोजन एटम से। इजेक्ट होने के बाद इतना एक्स्ट्रा एनर्जी लेके वो चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, वो लेके वो एग्जिट हो चुका है। और दूसरा इतना फोटोन देखा, तो देखो 2 फोटोन्स ऑफ एनर्जी, इतना गलत है, ये भी गलत है। 1 फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सही है। 1 फोटोन ऑफ एनर्जी इतना, अदर फोटोन ऑफ एनर्जी इतना, ये भी गलत है। तो सिर्फ सही क्या है, सी ऑप्शन है गाइस। तो ये मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा लॉजिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत लोग इसको गलत करके आओगे नो डाउट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखना, ये टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, बट सीधा गलती करवा देगा। ये उलझ भी सकते हो आप, इसमें टाइम टेकिंग हो सकता है, अगर उलझ जाओगे तो सोचोगे नहीं ऐसे सोच रहा हूँ वैसे सोच रहा हूँ, ये वो करके रैंडमाइजेशन हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से गाइस। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि 2004 में आया था। ये क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ्स बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज लाइंग इन द रेंज of 450 nanometer to 750 nanometer, okay, were used to eject photoelectrons from a metal surface whose work function is 2 electron volt. वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको यूज़ किया, मतलब बाल्मर सीरीज़ की वेवलेंथ को यूज़ किया गया जो कि 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का रेंज है। तो बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो अपने पास कोई एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू 5 प्लस, ये हमें मैक्स चाहिए। मैक्स चाहिए तो इसको मैक्स होना पड़ेगा। ये होता क्या है, HC अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा को मिन होना पड़ेगा तब ये मैक्स होगा। अभी हमें वेवलेंथ का रेंज 450 से 750 दिया गया है, तो आपको मिनिमम वाला रेंज लेना है, मतलब 450 रेंज लेना है। तो HC इसको बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ 1240 अपॉन 450 दैट इज़ इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, प्लस K मैक्स। यहाँ पे 1242 लेना है, गिवन किया है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो जो K मैक्स होगा वो बेसिकली कितना आएगा गाइस, दैट इज़ 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई है। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। नाउ मूविंग अहेड, ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि 2003 में आया था गाइस। ये क्या बोल रहा है कि द एटम FM 25700 या मास नंबर इज 257 एंड एटॉमिक नंबर इज 100 follows the Bohr's model, the radius of this is n times, okay, the radius of this is n times the Bohr radius, then find n। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, the radius of outermost shell, outermost orbit। जो outermost orbit है उसकी बेसिकली रेडियस है n टाइम्स Bohr रेडियस है, तो हमें n फाइंड करनी है गाइस। तो इसकी outermost orbit होगी क्या, सबसे पहले तो ये आपको निकालना है। एटॉमिक नंबर 100 है, हमें पता है 2n स्क्वायर वाला रूल पता है, 2 8 18 32 देन n इज इक्वल टू 5 पे कितना होगा 25 50। तो यहाँ तक देखो आया क्या, दिस इज 10 28 दिस इज 60, यहाँ तक 60 आया एंड दिस इज 50 110। या तो जो z इज इक्वल टू 100 है, एटॉमिक नंबर 100, वो 5th में आएगा, m इज इक्वल टू 5 में आएगा अपने पास। तो जो लास्ट ऑर्बिट है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज 5 है, एंड रेडियस हमें ऑलरेडी पता है, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू बोर रेडियस होता है। तो यही बोल रहा है कि दिस n को आप m ले लो, m स्क्वायर अपॉन z इंटू ए नॉट दैट इज इक्वल टू n टाइम्स द बोर रेडियस बोल रहा है हमें। ये कैंसिल आउट हो गया, m कितना है अपने पास दैट इज़ 5 आया, तो 25 अपॉन z कितना 100 है दैट इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n कितना है दैट इज़ 1/4 आया, विच इज़ बेसिकली द आंसर गाइस। बहुत ही आसान सवाल था, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए 2n स्क्वायर कि हम कैसे निकालते हैं, वो तो पता ही होगा आपको, तो उससे डायरेक्ट बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया गाइस। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 जो कि 2003 में आया था। ये देखो क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय V इज हाउ मच, V0 ln R upon R0। This is what? This is the electric potential where R0 is a constant. Assuming Bohr's model to be applicable, write a variation of Rn with n। We need to find this. What is the variation of Rn with n? Here n being the principal quantum number. So हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दी गई है गाइस। व्हाट अबाउट द एनर्जी, एनर्जी अगर हमें लिखना है so that will be equal to EV0 ln R upon R0, राइट। यहाँ से अगर हमें F निकालना है, मैग्नीट्यूड F, तो that will be equal to du by dr। तो आप यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे so that will be equal to EV0 ln 1 upon R
इंटू आर नॉट, ऐसा हमारे पास होगा. दिस इज बेसिकली फोर्स. और ये फोर्स किसके इक्वल होगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. तो यहाँ से अगर देखोगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ई वी नॉट अपॉन आर नॉट आ रहा है. दिस आर कैंसिल आउट हो गया. हमें निकालना है आर एन की रिलेशनशिप विथ एन. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एम वी स्क्वायर अपना कितना आ चुका है? ई वी नॉट अपॉन आर नॉट. अगर एक m को और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे m होगा. सो यहाँ से एम वी अपना कितना निकल कर आ जाएगा? दैट इज़ एम ई वी नॉट अपॉन आर नॉट. ये आपके पास हो गया अंडर रूट में एम वी. वी ऑल्सो नो दैट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई एज पर दी एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ से अगर इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो r इज इक्वल टू क्या होगा? नॉट डिफ्रेंशिएट बट डिवाइड, आई एम सॉरी. सो दिस अपॉन दिस, that is equal to nh upon 2 pi this into under root m e v naught under root r naught, ऐसा कुछ होगा. तो यहाँ से आप देखोगे तो r बेसिकली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है. r is basically what? rn is basically proportional to n. yeah, so the correct option is A guys. now moving ahead, ये देखो क्वेश्चन नंबर 32 है. ये क्या बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.2 into 10 to the power 18 hertz are produced when transitions from L shell to K shell n is equal to 2 to 1 take place in a certain target material. Use Moseley's law to determine the atomic number of the target material. Rydberg constant हमें given है. तो हमें पता है E is equal to HF is equal to how much? That is RHC into Z minus of 1 square because K L shell से K shell जा रहा है. This is K alpha into 1 upon 1 square minus of 1 upon 4. That is equal to how much? H cancel out हो गया. F हमारे पास कितना है? That is 4.2 into 10 to the power 18 है. That is equal to 1.1 into 10 to the power 7 into this C is speed of light 3 into 10 to the power 8 into Z minus 1 square and this is 3 upon 4. So यहाँ से आप निकालोगे तो Z minus 1 square कितना होगा बेसिकली गाइज? दिस इज 8 and 7 that is 15. So this is 10 to the power 3 and this is how much? See, 4.2 into 10 to the power 3 upon 1.1 into this is 9 and this is 4. That will be equal to what? 1696.96 like this. तो यहाँ से आप देखोगे तो z minus 1 बेसिकली कितना होगा गाइस? स्क्वायर रूट ऑफ दिस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 41. सो यहाँ से आप z निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 42 विच इज़ बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस. z इज इक्वल टू 42. That's what we need to find, right, to determine the atomic number of the target material, right? So Z is 42. Now moving ahead, ये क्या बोल रहा है guys? Question number 33 2002 में आया था कि a hydrogen-like atom is observed to emit 6 wavelength. 6 wavelength emit कर रहा है. This we already know. So यहाँ से n comes out to be 4, right? But hydrogen-like wavelength है. n is equal to 4 है. इसका मतलब ये मत समझना कि 1 2 3 4 मतलब 4th ऑर्बिट में, ऐसा नहीं है. 6 वेवलेंथ एमिट कर रहा है. मतलब अगर इनिशियल स्टेट m है तो जो फाइनल स्टेट होगा वो m+3 होगा. ऐसा कुछ यहाँ पे सोचना, तभी n इज इक्वल टू 4 है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, ऐसा नहीं है. ये सोचना किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, बट 6 वेवलेंथ एमिट कर रहा है. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑल पॉसिबल ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ ग्रुप ऑफ लेवल्स. दीज लेवल्स हैव एनर्जीज बिटवीन दिस एंड दिस. ये जो लेवल है उनके बीच में एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दिस है. तो हमें फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन दीज ट्रांजिशंस निकालनी है. तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम पे देखें तो अपने पास एनर्जी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ? -13.6 इंटू Z² अपॉन m². बिकॉज ये देखो ये छोटा है तो इसका एनर्जी बड़ा होगा. सिमिलरली -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -13.6 इंटू Z² अपॉन m+3², ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे गाइस, तो यहाँ से Z अपॉन m आपके पास कितनी निकल कर आ जाएगी?
0.25 और यहाँ से z अपॉन m+3 कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास गाइस, दैट इज 0.2 बेसिकली। तो अपने पास अभी z अपॉन m जो है दैट इज 0.25 है एंड z अपॉन m+3 0.2 है। तो यहाँ से जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो अपने पास m+3 अपॉन m कितना आएगा, दैट इज 0.25 अपॉन 0.2 आएगा, दैट इज 2.5 अपॉन 2, 1.25. So m+3 is equal to 1.25 m. यहाँ से this 0.25 m is equal to 3. So m is equal to 3 upon 0.25. That is 12. So m अपने पास 12 आ गया गाइस। और अभी इसको पुट कर दोगे आप यहाँ पे तो z कितना आ जाएगा, 12 multiplied by 0.25 that is equal to how much, that is equal to 3. तो z हमारे पास 3 आ गया एंड m हमारे पास 12 आ गया। z जो है that is 3 एंड m is equal to 12 आ गया। अभी यहाँ पे क्या हमें दूसरा पार्ट बोल रहा है निकालने के लिए कि कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन दीज ट्रांजेक्शंस, इन दीज ट्रांजिशंस। तो अभी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आप कैसे निकालोगे, देखो m हमारे पास 12 है तो m+3 कितना होगा, दैट इज़ 15 होगा। हमें स्मॉलेस्ट वेवलेंथ निकालना है, मीन्स हाईएस्ट एनर्जी निकालना है। तो हाईएस्ट एनर्जी मतलब जो यहाँ से यहाँ जा रहा होगा वही अपने पास हाईएस्ट एनर्जी होगा। इट मीन्स व्हाट, 0.85 माइनस ऑफ 0.544, दैट विल बी द हाईएस्ट एनर्जी, राइट। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू hc अपॉन जो मिनिमम वेवलेंथ हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या है, वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ से मतलब डिफरेंस करोगे, इज इक्वल टू एच सी इज़ हाउ मच, 1240 अपॉन दिस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये नैनोमीटर में निकलेगा। सो ये अपने पास 0.306 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4052.3 इज बेसिकली द आंसर गाइस। दिस मच नैनोमीटर्स इज बेसिकली द आंसर टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, वेल ये क्वेश्चन नंबर 34 जो 2002 में आया था, ये देखो क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज डेल्टा वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 5 किलो वोल्ट है एंड द करंट थ्रू इट आई जो है दैट इज 3.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है अपने पास, I इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 3.2 इंटू 10⁻³ क्यू क्या, n इंटू ई अपॉन टी लिख सकते हैं। जो क्यू है नंबर ऑफ चार्ज होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, सो दिस इंटू टाइम पर सेकेंड है 1, दैट इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। सो यहाँ से n आपके पास कितना आ गया, 3.2 ऑन 1.6 10⁻³ टू 10⁻19, so this is 2, that is equal to 2 into 10⁻16, this much basically electron striking the target per second. Very easy question guys. Now moving ahead, ये देखो क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम, एक H एटम है हमारे पास और एक Li2+ आयन है, आर बोथ इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये भी n इज इक्वल टू 2 पे है, ये भी n इज इक्वल टू 2 पे है। इफ LH एंड Li आर देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटा एंड EH एंड ELI देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज, देन तो अगर एंगुलर मोमेंटम मैं बताऊँ तो L इज इक्वल टू NH अपॉन 2π होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये n पे ही डिपेंडेंट है और ये सारे तो कांस्टेंट है। तो n दोनों ही सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है तो LH मस्ट बी इज इक्वल टू LLI होगा। दिस दूसरा में एनर्जी पूछ रहा है, तो जो एनर्जी होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू z² अपॉन n²। तो n² तो फिक्स है, मतलब सिर्फ z पे है। z किसकी ज़्यादा है, Li की ज़्यादा है, मतलब ELI ज़्यादा होगा और EH कम होगा। तो दिस ELI ज़्यादा या दिस B इज़ द करेक्ट ऑप्शन गाइस। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36 2001 में आया कि द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3 in a hydrogen like atom results in ultraviolet radiation. Okay, this results in what? This results in ultraviolet radiation. So infrared radiation will be obtained in the transition. यहाँ पे कैसे एक एक करके निकाल के तो हम नहीं देख सकते, इट विल बी टाइम टेकिंग। या देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी चाहिए
कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की एनर्जी है वो हमेशा ज़्यादा होती है इंफ्रारेड की एनर्जी से। इंफ्रारेड हमेशा कम होता है, अल्ट्रा वायलेट हमेशा ज़्यादा होता है। आप लाइमन बाल्मर वैसे भी देख सकते हो हाइड्रोजन एटम के लिए। अल्ट्रा वायलेट जो होता है वो लाइमन में होता है और ये पैस्चन में होता है, तो वहाँ से भी देखो तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसका एनर्जी जो होता है कम होता है। तो यहाँ पे आप अगर ये 4 to 3 में अगर ये दे रहा है तो आप अगर डिफरेंस निकालोगे 1/9 - 1/16, ये कितना आएगा आपके पास? दिस इज़ 144.7 ये आएगा। तो इससे कम होना चाहिए ये, बिकॉज इसकी एनर्जी कम है। तो अगर 2 to 1 में आप देखोगे तो ये 3/4 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। 3 to 2 में देखोगे तो 1/4 - 1/9 36, ये अगेन इससे ज़्यादा है। 4 to 2 में देखोगे तो भी उससे ज़्यादा है। तो आपके पास एक ही चॉइस बचता है 5 to 4, जिसमें इससे कम रेशियो होगी। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो डी। यहाँ पे देखो अगर आप सॉल्व करने लगे, एक एक करके देखने लगे, तो फिर ये टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। तो वैसे अटेम्प्ट मत करना। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी लॉजिकल रीजनिंग चेक करने के लिए है कि आप देख के सोच पा रहे हो कि नहीं, कि 4 से 3 में अगर अल्ट्रा वायलेट है, ज़्यादा एनर्जी है, तो इंफ्रारेड तो उससे कम एनर्जी होगी। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के बताना था कि डी इज़ बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन गाइस। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऐसी चीज़ें ध्यान में रखना। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 37 है। ये क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। कोई एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड इट्स पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज। ऐसा कैसे हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? Z² के होते हैं। तो अगर वो यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो n बेसिकली कम हो रहा है, n कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, दिस इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग। बट यहाँ पे बात अगेन फिर उस चीज़ की है, या दिस इज़ अबाउट द मैग्नीट्यूड। हमें साइन की भी, यहाँ पे साइन को भी देखना है गाइज। तो नीचे ग्राउंड स्टेट में जो है वहाँ पे अपने पास जो एनर्जी है वो -13.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं हाइड्रोजन के केस में बोलूँ तो सो दिस इज़ बेसिकली द मिनिमम एनर्जी। ये मिनिमम टोटल एनर्जी होता है उसका। बट वहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी देखोगे, काइनेटिक एनर्जी का हमें मैग्नीट्यूड देखना है, तो मॉड ऑफ ई करोगे दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड ई इज़ इक्वल टू U/2। ये साइन सेम होता है, तो ये आपको देखना है, ऐसा रिलेशन होता है। तो अभी यहाँ से देखो, जब वो n इज इक्वल टू 1 पे जाएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, तो क्या होगा? इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज डिक्रीज। नहीं, ऐसा भी नहीं है। टोटल एनर्जी जो है वो तो कम होगा, डिक्रीज होगा, नो डाउट अबाउट इट। बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। नीचे आप जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, बट नेगेटिव साइन है तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी। तो इसलिए ए इज़ बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन गाइज। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल्सो गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको साइन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये बता सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 38 जो कि 2000 में आया। ये देखो क्या बोल रहा है कि इमेजिन एन एटम मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड एन हाइपोथेटिकल पार्टिकल ऑफ डबल द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन है अपने पास और एक इलेक्ट्रॉन जैसा हाइपोथेटिकल है, बट डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2m है अपने पास, but having the same charge same है। Apply the Bohr atom model and consider all possible transitions of this hypothetical particle to the first excited level। First excited level मतलब n is equal to 2 है, वहाँ से आपको सारे transitions देखने हैं। The longest wavelength photon that will be emitted has wavelength lambda equal to, अच्छा longest wavelength आपको देखना है, मतलब lowest energy, ये आपको मैक्स देखना है। तो ये आपको मैक्स अगर देखना है, n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे आएगा सारे पॉसिबल ट्रांजैक्शन से, ऊपर के स्टेट में है। तो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में जाएगा, तो आपके पास लैम्डा मैक्स आएगा, बिकॉज तब एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी गाइज। तो यही आपको करना है। अभी देखो उसका जो मास है वो 2m है, राइट। एनर्जी इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू Z²/n² तो हमने पढ़ा है, बट ऊपर एक मास का भी टर्म होता है, तो 2 हो जाएगा वहाँ पे। तो देखो आप एनर्जी को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू -(RhC/n²), ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे मास डबल है अपने पास, तो यहाँ पे एक 2 आप फैक्टर लिख सकते हो। तो इस तरीके का करके आप यहाँ से इसको अगर पुट करोगे तो देखो कैसे होगा।
E इज इक्वल टू बेसिकली माइनस ऑफ 2RH C अपॉन नॉट अपॉन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे z स्क्वायर रहने दो, z स्क्वायर, बट प्रोटॉन एक ही है, एक ही प्रोटॉन है तो z अपने पास 1 ही होगा, तो z स्क्वायर 1 स्क्वायर इज़ 1 अपॉन 4 माइनस ऑफ 1 अपॉन 9। तो यहाँ से क्या होगा अपने पास जो E आएगा, हमें बेसिकली वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ निकालना है तो आप यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हो, तो एच सी अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो जो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स होगा अपने पास दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2r राइट, इंटू भी माइनस हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इंटू 36 एंड दिस इज़ 5 राइट, सो दिस इज़ 18। सो लैम्डा मैक्स जो होगा अपने पास दैट इज़ 18 अपॉन 5r हो जाएगा गाइज अपने पास, दैट इज़ C इज़ बेसिकली द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन जो कि 2000 में आया था, ये क्या बोल रहा है हमसे कि हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज़ इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर 2n। ये 2n क्वांटम नंबर के एक्साइटेड स्टेट में है। इट कैन एमिट अ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम एनर्जी फोटोन मतलब 2n से वो 1 पे आया होगा, तो 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एमिट किया है। तो 204 इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ नहीं प्लस ऑफ दैट इज़ RH इंटू Z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन दिस 1 4n स्क्वायर। ये अपने पास एक इक्वेशन हो गया। इफ़ इट मेक्स अ ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टेट n, अगर 2n से ये n पे करता है तो फोटोन ऑफ एनर्जी इतना इज एमिटेड, तो 40.8 इज इक्वल टू RH इंटू Z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन 4n स्क्वायर, ये है अपने पास। तो कह रहा फाइंड NZ एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ दिस एटम। तो ये दोनों इक्वेशन से आप तो निकाल सकते हो NZ और ग्राउंड स्टेट। देखो कैसे, सबसे पहले दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 204 अपॉन 40.8 दैट इज़ इक्वल टू, ये सारा डिवाइड हो गया, दिस इज़ 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 4n स्क्वायर हुआ राइट, एंड दिस इज़ हाउ मच, इसकी आप जब एलसीएम लोगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, दिस इज़ 4 माइनस 3.4n स्क्वायर हो जाएगा। तो अपॉन मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4n स्क्वायर अपॉन 3 लाइक दिस। सो यहाँ पे आप इसको देखोगे तो क्या होगा अपने पास, दिस इज़ 3.75 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 4n स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरफ लेकर जाता हूँ, तो 3.75 प्लस 1 that is 4.75, no not like that, let me write it again। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.75 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 1 है हमारे पास, दिस इज़ 0.25, 1 अपॉन 4 इज़ 0.25, तो 3.75 प्लस 0.25 दैट इज़ 4 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा अपने पास ये, दैट इज़ इक्वल टू 1। अभी सही है, तो यहाँ से n स्क्वायर 4 है, तो n अपने पास कितना हुआ, 2 है अपने पास n। तो जब n अपने पास 2 है, इसको आप यहाँ पे अगर पुट करोगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी अपने पास -13.6 है, तो किसी इसमें चलो ऊपर वाले में पुट करता हूँ मैं, तो क्या लिख सकता हूँ, 204 इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z स्क्वायर राइट, 1 माइनस 1 अपॉन दिस इज़ 1 माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर, इट मीन्स 4 दिस वन। तो यहाँ से 204 अपॉन 13.6 है, दैट इज़ इक्वल टू Z स्क्वायर इंटू दिस इज़ 16 एंड दिस इज़ 15। तो यहाँ से 204 इंटू 16 अपॉन 13.6 इंटू 15 दैट इज़ इक्वल टू Z स्क्वायर। यहाँ से Z आपके पास कितना आ जाएगा गाइज, Z स्क्वायर बेसिकली 16 है, तो Z आपके पास 4 आ जाएगा। तो n 2 आया एंड Z 4 आया, n इज़ बेसिकली 2 एंड Z इज़ 4 आया हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट का। अभी आगे देखो और कुछ पूछ रहा है शायद। ऑल्सो कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड बाई दिस एटम ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। सो मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, तो मिनिमम एनर्जी कब होगा, 2n पे है वो, 2n से 2n माइनस 1 पे जाएगा तभी मिनिमम एनर्जी होगा, n अपने पास 2 है, सो 4 से 3 पे जाएगा तभी मिनिमम एनर्जी होगा अपने पास, और तब आप निकालोगे E इज़ इक्वल टू हाउ मच, दैट इज़ -13.6 इंटू Z कितना आया है, Z इज़ 4 दैट इज़ 16
इंटू 1/9 माइनस 1/16, राइट। तो यहाँ से माइनस 13.6 इंटू 16 इंटू दिस इज़ 144 इंटू 7, इसको निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 10.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली गाइस हमारे पास एनर्जी आ चुकी है अभी यहाँ पे। यस, तो दिस इज़ बेसिकली द आंसर गाइस। तो ये भी ठीक ठाक सा सवाल था, बहुत टफ नहीं था, हो जाता आराम से। तो गाइस ये था इस पूरे लेक्चर के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे था फ्रॉम ईयर 2000 टिल 2024। अभी 18 मई को एग्ज़ाम है, तो ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, मैं ऐसा होप करता हूँ, क्योंकि ये लास्ट के चैप्टर्स हैं। तो एक बार आप देख भी लोगे तो सारी चीज़ें ब्रश अप हो जाएगी इसमें। जहाँ जहाँ आपको थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार रिविजन कर लेना, देख लेना। तो बहुत ज़्यादा टफ सवाल आते नहीं है, सब स्कोरिंग होता है। जो मॉडर्न फिजिक्स है दैट इज स्कोरिंग, बहुत टफ सवाल नहीं आएगा। जो पिछली वीडियो में मैंने एक पाथ फाइंडर वाला कराया था वो अच्छा खासा सवाल था, मतलब वो टफ सवाल था मॉडर्न फिजिक्स से, अगर आप जे एडवांस के लेवल की बात करो तो गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।